Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel once again. You are listening to Avinash Srivastava from Home Classes. Today I will explain William Shakespeare's play The Merchant of Venice. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा शेयर करें। लेट्स स्टार्ट द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। प्ले को स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर देखिए, ड्यूक ऑफ वेनिस। वेनिस का ये ड्यूक है यानी किंग, वेनिस के राजकुमार, ड्यूक। नेक्स्ट कैरेक्टर प्रिंस ऑफ मोरक्को, ये मोरक्को का राजकुमार। द स्वीटर टू पोर्सिया, ये पोर्सिया के ये प्रेमी, प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड प्रिंस ऑफ अरागन, ये दोनों ये स्वीटर टू पोर्सिया, पोर्सिया के ये प्रेमी रहते हैं, ये शादी करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर एंटोनियो। एंटोनियो ये कौन है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का ये व्यापारी है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर बैसेनियो, फ्रेंड ऑफ एंटोनियो, एंटोनियो का ये फ्रेंड रहता है, बैसेनियो दोस्त है। नेक्स्ट कैरेक्टर है साइलाक, अजीव, ये एक यहूदी रहता है। और नेक्स्ट कैरेक्टर जेसिका, डॉटर टू साइलाक, ये साइलाक की बेटी है जेसिका। नेक्स्ट कैरेक्टर है पोर्सिया, ये फ्रेंड, ये पोर्सिया एरिस पोर्सिया। और एरिस मीन्स होता है उत्तराधिकारी। ओके। नेक्स्ट कैरेक्टर है लॉरेंजो, लॉरेंजो इन लव विद जेसिका, ये जेसिका का प्रेमी है लॉरेंजो। ये जेसिका आपने इधर देखा, जेसिका डॉटर टू साइलाक। ओके। और नेक्स्ट कैरेक्टर है लैंसेलॉट गोब्बो, ये एक क्लाउन है और सर्वेंट टू साइलाक, साइलाक का नौकर है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है लैंसेलॉट गोब्बो कैरेक्टर। ओके, तो कैरेक्टर को देखिए, लैंसेलॉट गोब्बो सर्वेंट टू साइलाक, एक क्लाउन है, जेस्टर है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर नेरिशा, वेटिंग मेड टू पोर्सिया, ये पोर्सिया की मेड है, नौकरानी है नेरिशा। ओके, नेरिशा पोर्सिया की ये नौकरानी है। ओके। नेक्स्ट कैरेक्टर लियोनार्डो, सर्वेंट टू बैसेनियो, लियोनार्डो सर्वेंट टू बैसेनियो, बैसेनियो का नौकर है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर स्टीफेनो एंड बाल्थाजार, सर्वेंट्स टू पोर्सिया। ओके, ये पोर्सिया के नौकर हैं स्टीफेनो और बाल्थाजार। नेक्स्ट कैरेक्टर है टूबाल। ओके, एजियो एक यहूदी रहता है। एंड साइलाक्स फ्रेंड, ये साइलाक का फ्रेंड भी है। ओके। नेक्स्ट कैरेक्टर है सोलानियो, सालारिनो एंड ग्रेशियानो, ये फ्रेंड टू एंटोनियो एंड बैसेनियो, एंटोनियो और बैसेनियो के ये मित्र रहते हैं, सोलानियो, सालारिनो और ग्रेशियानो। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देखें इसका जो पब्लिकेशन हुआ है, पब्लिकेशन वो 1600, इसका पब्लिकेशन ईयर 1600, और इसकी सेटिंग जो रखी गई है वो वेनिस नामक शहर में रखी गई है, वेनिस। ओके, वेनिस में इसकी सेटिंग है। एंड दिस पीरियड बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड का प्ले है, सेकेंड पीरियड का
प्ले है। फ्रेंड एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन कि किस पीरियड का है, तो सेकेंड पीरियड का प्ले है। एंड दिस इज़ अ कॉमेडी, ये एक कॉमेडी है। एंड सम क्रिटिक सेज अ ट्रेजी कॉमेडी। एग्ज़ाम में एक बार एक क्वेश्चन आया था कि ये इसका जेनर क्या है, तो अ ट्रेजी कॉमेडी। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ट्रेजी कॉमेडी ऑप्शन में रहता है तो आप ट्रेजी कॉमेडी को मानेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं प्ले को। इसमें देखिए क्या होता है कि पोर्सिया के पिता वो मरने से पहले वो एक शर्त रखकर वो मरे थे। ओके, वो 3 कैस्केट, यानी कि यहाँ पे वो 3 कैस्केट बनवाए थे। कैस्केट मीन्स होता है ये बॉक्स। ओके, तो वो 3 कैस्केट वो बनवाए थे। फर्स्ट जो कैस्केट जो बॉक्स था, यानी ज्वेलरी बॉक्स ये है। फर्स्ट कैस्केट जो था वो गोल्ड का था, गोल्ड। इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेकंड जो कैस्केट था वो सिल्वर का था, चांदी का। और थर्ड कैस्केट जो था वो लेड का था। ओके, और तो उनके पिता की ये शर्त थी कि जो कोई सही कैस्केट का चुनाव करेगा पोर्सिया की शादी उसी से होगी, क्योंकि एक कैस्केट में पोर्सिया का वो पिक्चर रखा हुआ था। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले जो आता है वो द प्रिंस ऑफ मोरक्को, वो मोरक्को आता है। और सबसे पहले वो आपको मोरक्को स्टार्टिंग में बताया गया है। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को जो आता है वो द प्रिंस ऑफ मोरक्को चूजेस द गोल्ड कैस्केट। तो वो सबसे पहले वो सोने का वो कैस्केट चुनता है। कौन? द प्रिंस ऑफ मोरक्को। इसको ध्यान में रखिएगा, द प्रिंस ऑफ मोरक्को वो गोल्ड का कैस्केट वो चूज़ करता है, चुनता है। तो हर कैस्केट पर यानी डब्बे पर एक स्लोगन लिखा हुआ था। तो इस पे ये लिखा था कि हु चूजेथ मी शैल अगेन व्हाट मेनी मैन डिज़ायर। तो इसमें ये लिखा था कि जो कोई मनुष्य जो इच्छा रखता है वह उसे ये पसंद करेगा, जो कोई भी इच्छा रखता है। तो यहाँ पे और जो सेकंड ये था कैस्केट, उस पे प्रिंस ऑफ एरागन जो है वो इसको सिलेक्ट किया। और प्रिंस ऑफ मोरक्को गोल्ड चूज़ किया था, प्रिंस ऑफ एरागन ये सिल्वर को चूज़ करता है। ठीक है, तो इस पे जो स्लोगन लिखा हुआ था, हु चूजेथ मी शैल गेट एज मच एज ही डिज़र्व्स, मतलब यह वही आदमी व्यक्ति चुनेगा जो जितना वो उसके योग्य होता है। ओके, और थर्ड कैस्केट को वो चुनता है द लास्ट स्वीटर बैसेनियो। तो बैसेनियो वो लेड का ये सेलेक्ट करता है। ठीक है, आप आगे प्ले को देखेंगे, आप शॉर्टकट में इसको समझ लीजिए। तो लेड का जो कैस्केट है इसको बैसेनियो वो सेलेक्ट करता है। ठीक है, बैसेनियो। तो बैसेनियो भी प्रेमी रहता है और एंटोनियो का फ्रेंड है। तो वो चुनता है कैस्केट इसको। तो उस पर जो स्लोगन लिखा था, हु चूजेथ मी मस्ट गिव एंड हेजार्ड ऑल ही हैथ, मतलब जो मुझे ये चुनेगा वो हेजार्ड में वो खतरे, वो सब कुछ वो अपने खतरे में डाल लेगा उसको। तो इसी में जब इसको वो कैस्केट को चुना तो इसमें पोर्सिया का पिक्चर रखा हुआ था। ओके, तो किस बॉक्स में रखा है पोर्सिया का पिक्चर? ये लेड वाले में बॉक्स में पोर्सिया का पिक्चर रखा है। तो फिर इसीलिए फिर उससे पोर्सिया से इसका विवाह होता है। ओके, एंड
लास्ट एंड एट लास्ट पोर्सिया एग्रीज टू मैरी बेसेनियो। जब वो मिल जाता है इसका पिक्चर तो वो शादी करने के लिए फिर वो तैयार हो जाती है। ओके, तो आगे हम प्ले को इस प्रकार से देखेंगे। तो अब यहाँ आपको यही ध्यान देना है कि वो बेसेनियो जो था वो लेड वाले कैस्केट को वो चुना था, ठीक है, जिसमें पोर्सिया का ये पिक्चर इसमें रखा हुआ था। ओके, तो ये पोर्सिया के फादर ये शर्त रख के वो मरे थे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझ लें। अब हम प्ले को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय की बात है। वेनिस नामक नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था साइलाक। ये साइलाक नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था। उसका धंधा सूदखोरी और लोगों से मनमाना ब्याज वसूल करना था। अपने इस क्रूरतापूर्ण बर्ताव की वजह से वह पूरे वेनिस नगर में बदनाम था। सभी लोग उसे बुरा कहते थे और मुंह पर भी उसे खूब खरी खोटी सुनाया करते थे। कोई भी उसे अच्छा नहीं कहता था। साइलाक का उसूल था कि मुंह से जो ब्याज कह देता था वही वसूल करता था। वह जैसे ज़रूरत देखता वैसे ही ब्याज लेता था। यही उसकी बदनामी की विशेष वजह रही थी। लेकिन साइलाक को तो इन बातों की तनिक भी परवाह नहीं रहती थी। वह तो एक बात साफ तौर से कह देता था कि मैं किसी को घर बुलाने नहीं जाता। जिसे ज़रूरत होती है वह खुद चलकर मेरे पास आता है। दूसरा उसका कहना यह भी था कि मैं वक्त बेवक्त लोगों के काम भी आता हूँ। अगर मैं उसके बदले कुछ ब्याज लेता हूँ तो क्या बुरा करता हूँ। वेनिस के लोगों की नफरत का कारण वह इसलिए भी बना हुआ था कि वह ईसाई न होकर यहूदी था, जीव था फ्रेंड। यहाँ पे एक ये यहूदी था। इस बात की भी उसे कोई चिंता नहीं थी। वेनिस नगर में एक दूसरा व्यापारी भी रहता था। उसका नाम था एंटोनियो। ओके, पूरे वेनिस के लोग उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। लेकिन वह ईसाई धर्म का होने के नाते ब्याज एवं सूदखोरी को पाप समझता था। ये आपका एक क्रिश्चियन था। तो इसी कारण वह साइलाक से बेहद नफरत किया करता था। कई बार उसकी मुठभेड़ साइलाक से सजी बाजार हो जाती थी। वह उसे खूब खरी खोटी सुनाया करता था। वह साइलाक के मुंह पर ही उसे जोक और खून चूसने वाला कहता था। एंटोनियो मुसीबत के दिनों में लोगों की मदद कर दिया करता था और बिना सूद के पैसे भी दे दिया करता था। उसके इस व्यवहार से साइलाक को बहुत गुस्सा आता था। वह मन ही मन सोचा करता था कि अगर कभी मौका मिला तो एंटोनियो को खूब अच्छी तरह सबक सिखाएगा। एक बार की बात है, एंटोनियो का एक बहुत घनिष्ठ दोस्त उससे मिलने आया। उसका नाम बेसेनियो था। ओके, यहाँ पे आप देखें, ये बेसेनियो एंटोनियो का ये फ्रेंड बेसेनियो। दोनों दोस्त काफ़ी लंबी अवधि के बाद मिले थे। इससे पहले तो वे गले मिले, फिर एंटोनियो ने खूब अच्छी तरह उसकी खातिरदारी की। अंत में उससे वहां आने की वजह पूछी। उसकी वजह पूछते ही एकाएक बेसेनियो उदास हो गया और बड़े ही गंभीर स्वर में बोला, मेरे दोस्त, क्या बताऊं, मैं एक बहुत कठिन समस्या में फंस गया हूं। अगर सच कहूं तो मैं तुम्हारे पास इसी उम्मीद से आया था कि तुम शायद मेरे इस मामले में कुछ मदद कर सको। लेकिन तुम्हारी समस्या क्या है? मेरी समस्या बड़ी विकट समस्या है दोस्त, उसने बताया। दोस्त बेसेनियो, तुम अपनी समस्या बताओ, मैं वादा करता हूँ कि यथासंभव तुम्हारी मदद करूँगा। एंटोनियो ने कहा, वह मित्र ही क्या जो वक्त पर मित्र के काम न आ सके। यह बात तुमसे तो छिपी नहीं है कि एंटोनियो की मैंने अपनी संपत्ति को एक ऐसे बराबर ऊंचा उठाने वाले रहन सहन पर उड़ाकर कितना अधिक विनाश किया है। इस समय न तो
मैं इस बात से दुखी हूँ कि मैं अत्यधिक फिजूल खर्ची रहा, और न ही इस वजह से कि मुझे शानो शौकत की ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ी, परंतु मेरी चिंता का मुख्य कारण यह है कि अब मैं किस तरह उन भारी कर्जों से सम्मानपूर्वक छुटकारा पाऊं जिनमें मेरे फिजूल खर्च जीवन ने मुझे गिरवी रख दिया है। अपने अधिकांश कर्ज के लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, और तुम्हारा मेरे प्रति जो प्रेम है वह मुझे अधिकार देता है कि अपनी संपूर्ण गुप्त योजना तथा उसके उद्देश्य की मैं किस तरह अपने कर्जों से मुक्त होना चाहता हूँ तुम्हें बता दूँ। मेरे अच्छे दोस्त एंटोनियो स्नेहपूर्वक बोला, अपनी योजना मुझे बताओ और मेरा विश्वास करो कि मेरा धन, मेरा शरीर तथा मेरे संपूर्ण साधन तुम्हारी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हैं। बेसेनियो झिझकते हुए बोला, तुम्हारे इस नगर से थोड़ी दूर पर ही एक बड़ा टापू है जिसमें एक धनी सौदागर रहता था। मैं बचपन से ही उसके घर पर जाया करता था। कुछ वर्ष पहले ही वह सौदागर अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम करके स्वर्ग सिधार चुका है। अब वह उसकी इकलौती लड़की ही उस सारी संपत्ति की मालिक है। उस लड़की का नाम पोर्सिया है और वह विश्व की अद्वितीय सुंदरी है। क्योंकि बचपन से ही हम दोनों साथ साथ रहे हैं, इसलिए मैं और वह आपस में प्रेम करते हैं। जितना मैं उसे जानता हूँ इतना ही प्रेम वह मुझे भी करती है। हम दोनों चाहते हैं हम लोग विवाह बंधन में बंध कर एक हो जाएं ताकि फिर अलग न हो सकें। अरे तो यह तो बड़ी खुशी की बात है दोस्त, और तुम इस बात को समस्या कह रहे हो? एंटोनियो ने कहा, समस्या है दोस्त, बड़ी कठिन समस्या। तो फिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं क्या समस्या है? एंटोनियो बोला, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है कि तुम एक बार कह कर तो देखो? तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए अपने प्राण की न्यौछावर भी कर सकता है। अगर तुम मुझे सचमुच अपना दोस्त मानते हो तो निसंकोच अपने दिल की बात मुझसे कह दो। किसी बात से हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे और पोर्सिया के विवाह में क्या अड़चन पैदा हो रही है। सिर्फ धन। बेसेनियो ने एक लंबी सांस ली। मेरे दोस्त, रुकावट सिर्फ धन की है। मैं तुम्हें इस बात को तो पहले ही बता चुका हूँ कि पोर्सिया कितने धन की मालकिन है। उसके सामने मेरी हैसियत 2 कौड़ी की भी नहीं है। कहाँ मैं कंगाल और फटे हाल व्यक्ति हूँ, कहाँ वो इतनी धनवान। बताओ, ऐसी हालत में मैं पोर्सिया को अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। लेकिन मजबूरी यह भी है कि मैं उसे किसी भी हालत में छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि वो भी मुझसे बेहद प्यार करती है। अब स्थिति यह हो गई है कि न उसे छोड़ते बन रहा है और न ही उसे अपनाते बन रहा है। अगर तुम कुछ धन देकर मेरी मदद कर सकते हो तो दे दो। हे प्रिय एंटोनियो, काश अगर मेरे पास इतने साधन होते तो मुझे उन लोगों में से किसी के भी बराबर का दर्जा मिल पाते तो यह निश्चित था कि मैं निसंदेह पोर्सिया से विवाह प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता था। मेरे अंदर एक अनुभूति है जो अभी भी मुझे ऐसे सौभाग्य का विश्वास दिलाती है। अगर मेरे पास इतने साधन हों कि मैं प्रयत्न कर सकूं, तो तुम इस बात के लिए परेशान हो? एंटोनियो ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सांत्वना दी और बड़ी आत्मीयता के साथ बोला, मुझे एक बात बताओ दोस्त कि तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है? कितने धन से तुम्हारा काम चल सकता है? कम से कम 3000 डुकैट तो होने ही चाहिए, उसने झिझकते हुए बताया। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितने डुकैट्स की वो डिमांड किया था। तो 3000 ओके डुकैट्स। ठीक, 3000 डुकैट्स, इसको ध्यान में रखिए। डुकैट्स जैसे यहाँ पे रुपया चलता है उसी तरह से वहाँ पे डुकैट्स ये चलता है। ठीक है, तो डुकैट्स 3000 डुकैट्स।
तो 3000 डुकैत का नाम सुनकर एंटोनियो सोच में पड़ गया। हालांकि एंटोनियो के लिए 3000 डुकैत कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर उसके सामने जो समस्या आ खड़ी हुई थी वो ये थे कि इस समय नकदी के नाम पर उसके पास सिर्फ 500 डुकैत थे। लेकिन एंटोनियो भी अपनी किस्म का ही एक व्यक्ति था। उसे हर हालत में अपने मित्र का काम करवाना था, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। क्या बात है एंटोनियो, तुम किस सोच में पड़ गए? उसे खामोश बैठे देख उसने पूछा। तुम तो जानते हो कि मेरी संपूर्ण संपत्ति सामुद्रिक व्यापार में लगी हुई है। इस समय मेरे हाथ में न तो नकदी है, नहीं ऐसा माल जिसे बेचकर धन इकट्ठा किया जा सके। इस समय मेरे पास केवल 500 डुकैत हैं। इसलिए तुम इन पैसों में तो पोर्सिया तक जाने के साधन जुटा सकते हो। बाकी की रकम जुटाने के लिए हमें नगर में पता लगाना पड़ेगा कि उधार कौन दे सकता है। तुम भी जाकर इस बात का पता लगाओ और मैं भी ऐसा ही करता हूँ, और मुझे यकीन है कि इस तरह हमारा काम आसानी से बन सकता है। उधर पोर्सिया अपनी शानो शौकत की जिंदगी से तंग है। उसे धन दौलत यह सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वह अपनी सेविका नेरिसा, पोर्सिया की जो सेविका है वो नेरिसा, अपनी वो सेविका नेरिसा से एक दिन बातों ही बातों में कहती है, मैं अपने धर्म की शपथ लेकर कहती हूँ नेरिसा कि मेरा यह तुच्छ शरीर अमीरी की इस महान जीवन के भार से दुखी है। नेरिसा उसके जवाब में बोली, प्रिय, अगर आपका दुर्भाग्य भी उतना ही अधिक होता जितना कि आज सौभाग्य है, आप तब भी उतने ही दुखी होती जितनी दुखी स्वयं को आप आज महसूस करती हैं। वे लोग भी जिनके पास जीवन यापन के लिए बहुत कुछ है, जीवन से उतने ही दुखी हैं जितने कि वे लोग जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए अमीरी तथा गरीबी के बीच की स्थिति में होना निश्चय ही बहुत बड़ी खुशी है। बहुत अमीर आदमी के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं और वह अधिक जल्दी मृत्यु को प्राप्त होता है अपेक्षाकृत पर्याप्त साधन संपन्न व्यक्ति के। वाकई जीवन की बड़ी सुंदर टिप्पणी है और बड़े सुंदर ढंग से की गई है, पोर्सिया बोली। यह और भी अधिक मूल्य की होगी यदि जीवन में अपनाई जाए, नेरिसा ने कहा। अगर अच्छा कार्य भी करना उतना ही सरल होता है जितना कि वह जानना कि क्या कार्य अच्छा है, तो छोटे ग्रामीण गिरजाघरों और बड़े बड़े गिरजाघरों में, गरीबों की झोपड़ियों और राजभवनों में कोई अंतर न होता। उस अवस्था में ग्रामीण गिरजाघर बड़े बड़े गिरजाघरों के समान ही समझे जाते और कुटिया राजभवन होते। छोटे और बड़े का भेद इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि अच्छाई को जानना सरल और अच्छाई पर अमल करना कठिन है। वह उपदेशक निश्चय ही अच्छा उपदेशक है जो अपने उद्देश्यों पर स्वयं अमल करता है, पोर्सिया ने कहा। तुम्हारे पिता पवित्र हृदय व्यक्ति थे, नेरिसा ने बताया, और पवित्र मन वाले व्यक्ति अपनी मृत्यु शैया पर ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अतः सोने चांदी और शीशे की टोकरियां वाली वह लॉटरी जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे विवाह के लिए बनाई है, केवल उसी व्यक्ति द्वारा जीती जाएगी जो तुम्हें वास्तव में प्यार करेगा। प्रत्येक लॉटरी के ढक्कन पर एक लेख खुदा हुआ है जो इन शब्दों से शुरू होता है, वह जो चुनेगा। इन शब्दों से तुम्हारे पिता का तात्पर्य है वह व्यक्ति जो तुम्हें पत्नी के रूप में चुनेगा। लेकिन यह तो बताओ कि जो लोग तुमसे विवाह करने की इच्छा लेकर यहाँ आ चुके हैं, उनमें से प्रत्येक के लिए तुम्हारे हृदय में क्या स्थान है? उसकी बात सुनकर पोर्सिया ने कहा, अच्छा, तो मेरी प्रार्थना है कि तुम उनके एक एक करके नाम लो और मैं उनका वर्णन करूंगी, और तुम मेरे वर्णन का अनुमान लगा लेना कि मेरे हृदय में उनके प्रति क्या प्रेम भाव है। सर्वप्रथम तो नेपल्स के राजकुमार, ये नेपल्स के राजकुमार भी आते हैं, नेरिसा ने बताया। ठीक, यह तो वाकई घोड़े का बछेरा है, क्योंकि वह अपने घोड़े की बात करने के सिवाय और कोई बात ही नहीं करता, और वह इस बात को अपने गुणों में वृद्धि करने वाला एक गुण समझता है।
और वह अपने घोड़े की नाल स्वयं लगा सकता है। उसके बाद पैलेटाइन के राजकुमार हैं, तो उनके बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? नेरिसा ने पूछा। अरे वह तो भौहें सिकोड़ने के अलावा कुछ करता ही नहीं, उसने मुंह बनाते हुए कहा। मेरी समझ में तो वह एक ऐसा आदमी है जो मुझसे यह कहना चाहता हो, अगर तुम मुझे अपना पति नहीं चुनना चाहती तो कोई दूसरा चुन लो, मुझे परवाह नहीं। खैर छोड़ो, फ्रांसीसी लॉर्ड मिस्टर लेबोन के बारे में आपका क्या विचार है? वह बोली। भगवान ने हमें इंसान बनाया है और इसलिए हमें उसे मानव ही मानना चाहिए, पोर्सिया ने बताया। और वाकई मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी की हंसी उड़ाना पाप है, लेकिन जैसी वह सेखी मारता है, वह नेपल्स के राजकुमार से बढ़िया घोड़ा रखता है। उसके अंदर हर आदमी की सनद मौजूद है, इसलिए एक व्यक्तित्व के अंदर अनेक व्यक्तित्व रखता है। अगर मैं ऐसे आदमी से विवाह करूंगी तो मुझे उसमें मौजूद 20 आदमियों से विवाह करना होगा। अर्थात मुझे उसकी घृणा तो पसंद आ सकती है, लेकिन उसका प्यार नहीं। फाल्कन ब्रिज के पड़ोसी देश वाले स्कॉटलैंड के लॉर्ड के बारे में आपकी क्या राय है? नेरिसा ने फिर प्रश्न किया। यही कि वह अपने पड़ोसी के प्रति स्नेह रखता है, तभी तो उसने उस अंग्रेज से अपनी कनपटी पर घूसे खाए और कुछ नहीं किया। उसने केवल शपथ ली कि जिस दिन वह इस योग्य हो जाएगा कि घूसों का कर्जा उतार सके तो वह अपना कर्ज अदा कर देगा। नेरिसा उसे राजकुमारों के नाम बता रही थी और वह बराबर उनसे कमी निकाल रही थी। अंत में नेरिसा हार कर बोली, अगर उनमें से किसी ने लॉटरी में भाग लिया और सही टोकरी चुन ली तो तुम्हें उससे विवाह करना पड़ेगा, और अगर तब तुमने उससे विवाह करने से इनकार किया तो तुम अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रही हो। इसलिए मेरी तुमसे विनती है, पोर्सिया ने प्रार्थना की, इस बुरी घटना से मुझे बचाने के लिए तुम एक बड़ा ग्लास राइन की शराब का भरकर गलत टोकरी के पास रख दोगी, क्योंकि अगर शैतान शराब उसके शरीर के अंदर हो और शराब का आकर्षण बाहर गलत टोकरी के पास, तो वह गलत टोकरी को ही चुनेगा। नेरिसा, इससे पहले कि मेरी शादी किसी गलत व्यक्ति से हो जाए, इससे पहले मैं आत्महत्या कर लूँगी। आपको इन लोगों से इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मुझे अपने अपने इरादों से अवगत करा दिया है। वह यह है कि वे अपने घर वापस चले जाएं और आपको प्रेम प्रस्तावों से और अधिक परेशान नहीं करेंगे, बशर्ते कि आपसे विवाह करने का टोकरियों के चयन पर निर्भर आपके पिता की इच्छा वाला तरीका बदल न दिया जाए। अब एक बात और बताइए, नेरिसा ने पूछा, आपको वेनिस के उस विद्वान तथा योद्धा का ध्यान है जो आपके पिता के ज़माने में यहाँ आया करता था? हाँ, मुझे उसका ध्यान है। उसका नाम बैसेनियो था। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है यही उसका नाम है, उसने बताया। बिल्कुल ठीक, उसका नाम बैसेनियो ही था, और मेरा ख्याल है कि उन सभी पुरुषों में आपके लिए वही सुंदर वर होगा, वह बोली। हाँ, मुझे उसका ध्यान आ गया और मैं उसे तुम्हारी तारीफ के लायक समझती हूँ। इधर काफ़ी सोच विचार के बाद उसे एक उपाय सूझा और बैसेनियो को लेकर वह सीधा साइलाक के पास पहुंचा। साइलाक अपने धंधे का अनुभवी व्यक्ति था। उसने एंटोनियो का चेहरा देखते ही भांप लिया। अब ये एंटोनियो और बैसेनियो ये साइलाक के पास ये जाते हैं। तो उसने एंटोनियो का चेहरा, जब वो साइलाक एंटोनियो को देखा तो उसका चेहरा वो भांप लिया कि वह किस लिए उसके पास आया है। वह मन ही मन बड़ा खुश हुआ। दरअसल उसे ऐसे ही अवसर की तलाश थी। उसने मन ही मन सोचा कि आज एंटोनियो उसके चंगुल में फंस गया तो वह अगले पिछले सारे बदले चुका लेगा। एंटोनियो के साथ बैसेनियो भी गया था। एंटोनियो और बैसेनियो ये साइलाक के पास जाते हैं। ओके फ्रेंड, दोनों साइलाक के पास वो जाते हैं। तो
एंटोनियो के साथ बेसेनियो भी गया था। साइलाक एंटोनियो को गौर से देखते हुए बोला, कहो एंटोनियो, कैसे आए? ये मेरा दोस्त बेसेनियो है। एंटोनियो कहता है कि ये मेरा दोस्त बेसेनियो है, इसे 3000 डुकैट की आवश्यकता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, 3000 डुकैट की वो मांग करता है। ठीक है, तो कहता है 3000 डुकैट की आवश्यकता है। उसने बेसेनियो की तरफ इशारा किया, तो तुम्हें 3000 डुकैट चाहिए? साइलाक ने गौर से बेसेनियो का चेहरा देखते हुए पूछा। जी हाँ, और सिर्फ 3 महीने के लिए। वो 3 महीने के एग्रीमेंट, 3 मंथ्स, ठीक है, तो 3 महीने के एग्रीमेंट पे वो कहता है कि जी हाँ, और सिर्फ 3 महीने के लिए। बेसेनियो ने कहा, समझा, 3 माह के लिए, लेकिन गारंटी कौन लेगा? तो साइलाक ने उसका चेहरा देखा। एंटोनियो अदा करने की गारंटी लेगा, बेसेनियो ने कहा। ठीक है, समझ गया, एंटोनियो गारंटी लेगा। क्या आप मुझे यह डुकैट दे सकते हैं? बेसेनियो ने उत्सुकतावश पूछा। तो तुम्हें 3000 डुकैट 3 महीने के लिए चाहिए, और एंटोनियो तुम्हारा जमानती होगा। उसने बात को दोहराया। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? बेसेनियो ने पूछा। एंटोनियो एक भला ईमानदार आदमी है। उसने एंटोनियो की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको मेरी ईमानदारी पर कोई शक है? एंटोनियो ने पूछा। अरे नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं तो यह कहना चाह रहा था कि मैंने तुम्हारी जमानत मंजूर कर ली है। साइलाक बोला, फिर भी तुम्हारी आमदनी के साधन ठोस नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा एक जहाज ट्रिपोली जा रहा है और दूसरा इंडीज़ को। इतना ही नहीं, मुझे सट्टा बाजार से पता चला है कि उसका तीसरा जहाज मैक्सिको के तट पर पहुंचने वाला है और चौथा इंग्लैंड पहुंचने वाला है, और दूसरे जहाज महासागर में बिखरे हैं। लेकिन जहाज लकड़ी के ही तो बने होते हैं। इसके अलावा बंदरगाहों के चोरों और डाकुओं का भी खतरा होता है। फिर भी मैं एंटोनियो को जमानती बना लेता हूँ। रकम 3000 डुकैट है। मेरा ख्याल है कि मैं उसकी जमानत ले सकता हूँ। आप यकीन कर सकते हैं कि एंटोनियो की जमानत में कोई खतरा नहीं है, बेसेनियो ने बताया। साइलाक कुछ सोचकर बोला, फिर भी मुझे आश्वस्त होना है कि मैं जमानत भी ले सकता हूँ या नहीं, और आश्वस्त होने के लिए मुझे एंटोनियो से कुछ बात करनी है। ठीक है, यह रहा एंटोनियो, आप जो चाहे बात कर सकते हैं। बेसेनियो ने एंटोनियो की ओर इशारा किया। साइलाक ने एंटोनियो की तरफ देखकर मन ही मन सोचा, किसी विनम्र टैक्स उगाने वाले की तरह कितना विनम्र बनता है ये। मुझे इससे नफरत है क्योंकि वह ईसाई है, लेकिन इससे भी ज़्यादा नफरत मैं इससे करता हूँ कि ये अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बिना ब्याज के ही लोगों को पैसे उधार देता है और इस तरह वेनिस में हमारे ब्याज की दर को घटा देता है। अगर काश ये मेरे चंगुल में फंस जाए तो अपनी सारी ईर्ष्या जो बरसों से चली आ रही है एक पल में निकाल लूँ। साइलाक कहता है, वह हमारे पवित्र यहूदी धर्म के मानने वाले से नफरत करता है। वह मुझे ऐसे सौदों को भली प्रकार कमाए गए मेरे धन को, जिसे वह ब्याज कहता है, उसे भला बुरा कहता है। उसे इस प्रकार खामोश देखकर बेसेनियो ने पूछा, क्या हुआ साइलाक, तुम खामोश क्यों हो रहे हो? साइलाक शीघ्रता से बोला, ओह, मैं जरा हिसाब किताब लगा रहा था। इस बात का अंदाज़ा कर रहा था कि मेरे पास कितना नकद है, और जहाँ तक मेरा अंदाज है, मैं फ़ौरन 3000 डुकैट एकत्र नहीं कर सकता। लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी जाति का एक अमीर आदमी है, ट्यूबल। वो ट्यूबल जो है यहाँ पे उसका फ्रेंड, ठीक है, साइलाक का ये फ्रेंड है। कहता है कि वह मुझे इतना धन दे सकता है कि जितना मेरे 3000 डुकैट पूरा करने में कम पड़ेगा।
लेकिन एक क्षण रुकिए, वो कर्ज तुम्हें कितने माह के लिए चाहिए? उसने एंटोनियो की तरफ देखा। सालाक, न तो मैं ब्याज पर पैसा देता हूँ और न ही लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने दोस्त की ज़रूरत के लिए यह उसूल तोड़ना पड़ रहा है। हमें यह रकम 3 महीने के लिए चाहिए। तो 3 महीने के लिए वह कहता है, कह रहा ये तो मैं भूल गया था कि 3 माह के लिए आपने यह बात मुझे बताई थी। उसने बेसेनियो की ओर देखा, फिर वह एंटोनियो की तरफ मुखातिब हुआ। मेरा ख्याल है कि अभी आपने कहा कि न तो आप ब्याज पर उधार देते हैं और न लेते हैं ना? जी हाँ, मैं ऐसा कभी नहीं करता। एंटोनियो, तुम चाहे बाजार में सदा मेरा विरोध करते रहे हो, तुमने मुझे कुत्ता, लहू चूस और न जाने क्या क्या कहा है, मगर फिर भी इस समय तुम्हारी ज़रूरत को देखकर मैं एक शर्त पर तुम्हें बिना किसी ब्याज के ही रुपया दे सकता हूँ। तो कहता है, किस शर्त पर? तो फिर सालाक कहता है कि शर्त यह है कि यदि 3 महीने के अंदर अंदर तुम मेरा कर्ज न चुका सके तो मैं तुम्हारे शरीर के जिस भाग से चाहूँगा 1.5 सेर मांस उतार लूँगा। उसने कहा, सालाक ने कहा। सुनकर एंटोनियो को गुस्सा तो बहुत आया, मगर किसी प्रकार वह अपने गुस्से को बर्दाश्त कर गया। उसे पूरा विश्वास था कि माल से भरे उसके जहाज कुछ ही दिनों में विदेशों से आ जाएंगे और 3 महीने से पहले ही वह सालाक का कर्जा लौटा देगा। इसलिए वह शर्त को कबूल करने पर विवश होते हुए बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। यकीन करो, मैं तुम्हारे एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दूंगा और यह भी कहूँगा कि यहूदी के हृदय में बड़ी सद्भावना है। तुम कागज पर हस्ताक्षर नहीं करोगे, बेसेनियो ने समझाया। अरे डरो नहीं भाई, मैं इसकी मियाद पूरी होने से पहले ही इसके पैसे लौटा दूंगा। मेरा पैसा इसकी मियाद पूरी होने से पहले ही आ जाएगा। एंटोनियो ने उसको हिम्मत बधाई। ठीक है सालाक, मैं हस्ताक्षर करने को तैयार हूँ, उसने कहा। सालाक ने फौरन ही इस आशय का शपथ पत्र तैयार करवाया और उस पर एंटोनियो के हस्ताक्षर करवा लिए। फिर गिनकर 3000 डुकैट एंटोनियो के हवाले कर दिया। कहता है, लो मित्र, एंटोनियो ने वह रुपए फौरन ही अपने दोस्त बेसेनियो को सुपुर्द करते हुए कहा, अब धूमधाम से अपनी बारात पोर्सिया के घर ले जाओ और हाँ, अपनी पत्नी को मेरी शुभकामनाएं अवश्य देना। लेकिन दोस्त, जिस कड़ी शर्त पर तुमने यह रकम ली है उससे मैं अपनी शादी नहीं रचाऊंगा। जिद मत करो बेसेनियो। कहते हुए एंटोनियो ने उसे काफ़ी समझाया और उसे यकीन दिलाया कि 3 महीने से पहले ही उसके जहाज आ जाएंगे और वह नौबत आने से पहले ही उसका पैसा लौटा देगा। वह उसका बाल भी बांका न कर सकेगा। और इस आश्वासन के साथ बेसेनियो ने पैसा ले लिया। उसके बाद बेसेनियो बड़ी शान शौकत के साथ पोर्सिया के टापू जा पहुंचा। पोर्सिया के नौकरों ने उसे जाकर बताया, मालकिन, आपके द्वार पर एक युवक वेनिस का निवासी उतरा है। यह एक दूत है और अपने मालिक की खबर लेकर आया है और अपने स्वामी से वह विवेकपूर्ण बधाइयाँ लेकर आया है। काफ़ी बहुमूल्य उपहार लेकर आया है। आज तक मैंने कभी ऐसा मनोहर प्रेम दूत नहीं देखा जितना कि मुझे वह लगा है। बस रहने दो, ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, पोर्सिया ने बनावटी गुस्से से डांटा। मैं प्रार्थना करती हूँ कहीं तू यह न कह दे कि वह तेरा रिश्तेदार है, कारण तू उसकी प्रशंसा कर रहा है। चलो नेरिसा, चल कर देखते हैं वेनिस से कौन सा दूत आया है। नेरिसा ने जाते हुए प्रार्थना की, हे ईश्वर, अगर तेरी कृपा हुई तो यह वेनिस का ही दूत होगा। उसने उसके दूत का स्वागत किया और इज्जत के साथ अंदर ले गई। उसने उसे बेसेनियो के आने का समाचार दिया। अगले दिन बेसेनियो भी वहां पहुंच गया। उसका भी नंबर टोकरी का चुनाव करने का था, लेकिन पोर्सिया उसे मना करने लगी कि मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि अभी टोकरी का चुनाव मत करो। खतरा उठाने से पहले
एक दिन ठहरो, क्योंकि अगर तुमने गलत टोकरी चुन ली तो तुम्हें फ़ौरन यहाँ से जाना पड़ेगा और इस तरह मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। इसलिए कुछ समय के लिए रुक जाओ। मेरे मन में एक ऐसी अनुभूति है, न जाने वह तुम्हारे प्रति प्रेम है कि मैं तुम्हें खो न दूं। और इतनी बात तो तुम खुद भी जानते होगे कि यह अनुभूति तुमसे नफरत के कारण तो उत्पन्न हो ही नहीं सकती, वरना फिर मैं तुम्हें इस प्रकार नहीं रोकती। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि कुछ दिन रुको। घुमा फिरा कर पोर्सिया बेसेनियो से यह कहना चाहती थी कि वह उससे बेहद प्रेम करती है और उसे खोना नहीं चाहती। फिर वह उसे बताने लगी, मैं तुम्हें सही टोकरी चुनने का रहस्य बतला देती, लेकिन मुझे पहले ही ऐसा न करने की शपथ दिलाई हुई है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगी। और फिर हो सकता है कि तुम मुझे प्राप्त न कर सको, लेकिन अगर तुमने गलत टोकरी चुनकर मुझे खो दिया तो तुम्हारी असफलता मुझे बार बार एहसास दिलाएगी कि काश मैंने अपनी शपथ तोड़ दी होती और तुम्हें सही टोकरी के बारे में बता दिया होता। मेरा आधा अस्तित्व तो तुम्हारा हो चुका है। अपने आधे अस्तित्व पर काश मेरा ही अधिकार होता, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो यह भी तुम्हारा ही हो गया होता और इस तरह मैंने संपूर्ण अस्तित्व पर तुम्हारा अधिकार होता। बेसेनियो ने कहा, मुझे टोकरी चुनने दो, क्योंकि इस अवस्था में मैं खुद को यातनादायक चौखट पर पड़ा महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम बेसेनियो खुद को रैक नामक पीड़ादायक यंत्र पर पीड़ा महसूस कर रहे हो? वह रैक जिस पर दगाबाज लिटाकर उस समय तक सताए जाते हैं जब तक वे अपनी अपराध को स्वीकार न कर लें। फिर तो तुम स्वीकार कर ही लो कि तुम्हारे प्रेम में कुछ दगाबाजी है, कोई और दगाबाजी नहीं सिवाय उस भयंकर अविश्वास के जो मेरे ही साथ दगाबाजी कर रहा है और मुझे भयभीत कर रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि मैं अपने प्रेम के फल का भोग न कर सकूं या तुम्हें पा न सकूं। मेरे प्रेम तथा दगाबाजी के बीच उसी प्रकार सह अस्तित्व और मैत्री संभव नहीं, जिस तरह बर्फ तथा आग के बीच मैत्री और सह अस्तित्व संभव नहीं। बेसेनियो ने कहा, हो सकता है कि तुम ठीक कहते हो, पोर्सिया बोली, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे नाराज करने पर तुले हुए हो। ये सब तुम इसलिए कर रहे हो कि कहीं मैं सच बात सुनकर नाराज न हो जाऊं। मुझे प्रेम जीवन का दान देने का वादा करो, उसने बताया। फिर मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। उसकी बात का अर्थ समझकर पोर्सिया ने कहा, अच्छी बात है, पहले तुम इस बात को स्वीकार करो कि तुम सिर्फ मुझसे ही प्रेम करते हो, मेरे अलावा किसी स्त्री या मेरी धन दौलत से प्यार नहीं करते। तभी मैं तुम्हें प्रेम जीवन का दान दूंगी। क्या बात है? बेसेनियो हंसते हुए बोला, मुझसे स्वीकार कराने के बहाने तुम यह जानना चाहती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वाह, मेरा जालिम मुझे सता भी रहा है और साथ ही साथ मेरी मुक्ति के उपाय भी बता रहा है। अब मुझे टोकरियों के पास जाने दो। तो फौरन जाओ, उसने टोकरियों की ओर इशारा किया। मेरा मन इन टोकरियों में से किसी एक के अंदर है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम सही टोकरी चुन लोगे। जब बेसेनियो टोकरी का चुनाव करने के लिए आगे बढ़ा तो पोर्सिया सोचने लगी, आज इन हालातों में मैं तो बलि सामग्री हैसियान हूँ और ये कि वीरतापूर्ण कार्य का परिणाम देखने के लिए अपने घरों से निकलकर चली गई है। ये मेरे हरकुलिस के वीरतापूर्ण कार्य का परिणाम देखने के लिए अपने घरों से निकलकर चली आई है। ऐ मेरे हरकुलिस बेसेनियो, आगे बढ़ो। अगर तुमने सही टोकरी का चुनाव कर लिया तो मैं जीवित रहूंगी, वरना यहीं अपनी जान दे दूंगी। मैं जीवन और मृत्यु का फैसला करने वाले इस युद्ध को, इसका परिणाम जानने के लिए इससे भी अधिक चिंता से देख रही हूँ जितना कि तुम, जो कि स्वयं इस युद्ध में भाग ले रहे हो। बेसेनियो टोकरी के पास जाकर बड़बड़ाने लगा, हे दिखावटी सुंदर वाली सोने की टोकरी, जिसकी
धातु राजा मिंडास का कठोर भोजन बनी, मैं तुझे बिल्कुल नहीं चुनूंगा। और सोने की तुलना में आभाहीन चांदी की टोकरी, जिसकी धातु के सिक्के जन सामान्य के बीच खरीद बेच का माध्यम है, मैं तुझे भी नहीं चुनूंगा। लेकिन तुच्छ शीशे की टोकरी, जो कि तुम देने का वायदा करने के बदले लेने की धमकी देता है, तेरी धमकी मुझे हतोत्साहित नहीं कर सकती जितना कि तेरा पीला रंग मुझे आकर्षित कर रहा है, और मैं इस शीशे की टोकरी को ही चुनता हूँ। ईश्वर करे मेरे इस टोकरी के चुनाव का परिणाम सुखी हो। और जिस टोकरी को उसने चुना वही टोकरी सही थी। यह देखकर तो पोर्सिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ओके फ्रेंड, आपको स्टार्टिंग में बताया गया है कि 3 टोकरी रखी गई थी, गोल्ड की, सिल्वर की और लेड की। ठीक, तो लेड वाले में पोर्सिया का फोटो ये मिलता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। लेड वाले टोकरी में पोर्सिया का पिक्चर होता है। तो जब पोर्सिया देखती है कि वो सही टोकरी का चुनाव कर लिया है, तो वह उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वह सोचने लगी, लो मेरे मन की सारी शंकाएं दूर हो गईं। संदेह के विचार, अतिशीघ्र उत्पन्न होने वाली निराशा, कंपित करने वाला डर और वह जलन जो चीज़ों को रंजित रूप से देखती है, वह समाप्त हो गई, क्योंकि उसने सही टोकरी चुन ली है। हे प्रेम की अनुभूति, अपनी तीव्रता को कम कर, मेरे दिल में जो अत्यधिक आनंद है उसे शांत कर, आनंद की वर्षा सीमाओं से ही कर। इस ज़्यादातर आनंद को सीमित कर, इसकी मात्रा घटा दे, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं आनंद से छक न जाऊं। टोकरी खोलते ही बैसेनियो आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे ये तो पोर्सिया का चित्र है। ऐसा कौन सा चित्रकार है जिसने इतनी सुंदर तस्वीर बनाई है? इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये तस्वीर कुछ ही क्षणों बाद बोलने लगेगी। उसे इस तरह तस्वीर को देखते हुए पोर्सिया बोली, श्रीमान बैसेनियो, आप देख ही रहे हो कि मैं किन परिस्थितियों में हूँ और क्या हूँ और कितनी सुंदर हूँ, और खुद भी मैं और अधिक सुंदर और धनवान बनने की इच्छा बिल्कुल नहीं करूँगी। इतना ही नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि मैं 1000 गुना और खूबसूरत होती और धन से भी 1000 गुना संपन्न होती, लेकिन यह सब कामना मैं अपनी नज़रों में ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए ही करती हूँ। फिर वह बैसेनियों की बाहों में जाकर कहने लगी, अब मैं खुद को और अपने सर्वस्व को तुम्हें अर्पित करती हूँ। कुछ ही क्षण पहले मैं इस भव्य भवन के नौकर चाकरों की मालकिन थी और खुद पर रानी के समान शासन करती थी, लेकिन इस क्षण, इस समय यह भवन, ये नौकर चाकर और मेरा शरीर सब तुम्हारे हैं। मेरे स्वामी, मैं इन सब को इस अंगूठी के साथ तुम्हें अर्पित करती हूँ। इतना कहकर वह अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। अंगूठी पहनकर वह बोली, अगर यह अंगूठी आपकी उंगली से कभी अलग हुई तो आपने इसे खो दिया या किसी को दे दिया तो मैं समझूंगी कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते और फिर मैं आपसे झगड़ा करूंगी। इसलिए वचन दीजिए कि आप किसी भी हालत में इस अंगूठी को अपनी उंगली से नहीं उतरने देंगे। तो फ्रेंड, इस रिंग को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पोर्सिया जो है उसको एक रिंग पहनाती है। ओके, तो आगे आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेरिसा आगे बढ़कर उनके सुखी जीवन की कामना करते हुए कहने लगी, मेरे मालिक और मेरी मालकिन, अभी तक हम आपके पास आपके भाग का निर्णय जानने के लिए खड़े थे और अब हमने अपनी मनोकामना पूर्ण होते हुए देख भी ली है। इसलिए हम कामना करते हैं कि ईश्वर आपको पूर्ण आनंद प्रदान करे। इसी के साथ ही बैसेनियो का सेवक ग्रेसियानो भी उनके अच्छे व सुखी जीवन की कामना करते हुए कहने लगा, मेरे मालिक बैसेनियो और मेरी प्यारी मालकिन, मैं आपके लिए उन सभी सुखों की कामना करता हूं जिसकी आप इच्छा रखते हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग
कि आप लोग भी मुझे उस सुख से वंचित नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए जिस दिन आप लोग विवाह करें तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसी समय आप मेरा भी विवाह करा दें। बेसेनियो उसकी बात का अर्थ न समझते हुए बोला, मैं तो दिल से ऐसा करना चाहूँगा, बशर्ते कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आ जाए। ये तो मैं पहले ही पसंद कर चुका हूँ, उसने बताया। क्या सब चौंके? हाँ मालकिन, ग्रेसियानो ने कहा। आपने इस घर की मालकिन पर प्रेम दृष्टि डाली और मैंने उसकी सेविका नेरिसा पर। तो फ्रेंड, ग्रेसियानो यहाँ पे वो नेरिसा से, यहाँ पे देखिए, ये ग्रेसियानो और नेरिसा उसकी ये मेड रहती है, ठीक है। तो ग्रेसियानो ने कहा कि आपने इस घर की मालकिन पर प्रेम दृष्टि डाली है और मैंने उसकी सेविका नेरिसा पर। ओके, तो आपने मालकिन से प्यार किया, मैंने सेविका से, क्योंकि वक्त को हाथ से निकल जाने देना तो न आपको बर्दाश्त है और न ही मुझे। जिस समय आप सही टोकरी का चुनाव कर रहे थे तब तक मैंने वहीं खड़ी नेरिसा को अपने निरंतर प्रेम प्रस्ताव दिए। क्या यह सच है? पोर्सिया ने नेरिसा से पूछा। जी हाँ। क्या तुम इस मामले में गंभीर हो? बेसेनियो ने पूछा। जी हाँ मालिक, मैं गंभीर हूँ, ग्रेसियानो ने कहा। फिर ठीक है, हमारे साथ साथ तुम दोनों की भी शादी होगी। पोर्सिया ने शादी की पूरी तैयारियां की हुई थी। मन से तो वे एक दूसरे के हो चुके थे, अब तो सिर्फ रस्में ही अदा करना बाकी था। पोर्सिया ने सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद, आज से मैं और मेरा पूरा वजूद आपका है और मैं तुम्हारा हूँ। आज मेरा सपना साकार हो गया और मेरे जीवन की पूरी साधना सफल हो गई। इस तरह वे हंसी खुशी दिन गुजारने लगे। वे दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हुए आनंद ले रहे थे। एक दिन वो इसी तरह अपने कमरे में बैठे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, तभी पोर्सिया के एक सेवक ने सूचना दी कि वेनिस नगर से कुछ लोग आए हैं और वे बेसेनियो से मिलना चाहते हैं। बेसेनियो ने बाहर आकर उन लोगों का स्वागत किया और पोर्सिया भी बेसेनियो के साथ साथ उन लोगों का स्वागत करने उसके साथ बाहर आए। आने वालों में लॉरेंजो और सेलेरियो थे। यहाँ पर देखिए, लॉरेंजो, ये इधर लॉरेंजो और सेलेरियो, यहाँ पे सोलानियो, जो एंटोनियो की खबर लेकर उसके पास पहुंचे थे। लॉरेंजो ने उसे बताया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वैसे तो मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था कि मैं आपसे मिल सकूं, लेकिन सेलेरियो ने मेरी अचानक रास्ते में मुलाकात हो गई और उन्होंने ही मुझे बार बार यहाँ आने के लिए जोर डाला, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। जी हाँ, मैंने ही इन पर यहाँ आने के लिए जोर डाला, सेलेरियो ने कहा। मेरे पास इसकी एक वजह है, यह एंटोनियो का पत्र। इतना कहते हुए उसने वो खत बेसेनियो के हाथ में दे दिया। उसने वो खत बेसेनियो के हाथ में दे दिया। पत्र हाथ में लेकर वह बोला, इससे पहले कि मैं यह पत्र खोलूं, पहले मुझे ये बताइए कि मेरा दोस्त एंटोनियो कहाँ है। श्रीमान, ये सब आपको पत्र पढ़ने के बाद ही मालूम हो जाएगा। कृपया आप ये पत्र पढ़ लें, सेलेरियो ने विनती की।
वैसेनियो तुरंत पत्र पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, प्यारे दोस्त वैसेनियो, माफ़ करना, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी, तुम्हारे आराम में खलल डाला। पोर्सिया से भी मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। पत्र भेजने की असल वजह यह है कि विदेशों से आने वाले मेरे जहाज़ जो माल से लदे हुए थे और उन्हीं के बूते पर मैंने कर्ज लिया था, ये जहाज़ समुद्र में कहीं खो गए हैं। अब उनके पास लौट आने की या मिलने की कोई उम्मीद बाकी नहीं है। एग्रीमेंट के अनुसार उन 3 महीने की अवधि में मैं सैलाक को रुपया नहीं पहुंचा सका, तो तुम इसका अंजाम जानते हो मेरे दोस्त। इस संसार से विदा होते समय मेरी आखिरी इच्छा यही है कि एक बार तुम्हारे दर्शन करूं। मैं अंतिम सांस तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अगर तुम्हें किसी बात की परेशानी न हो तो एक बार ज़रूर आ जाओ। तुम्हारा दोस्त एंटोनियो। तो एंटोनियो ये पत्र जो है वो भेजता है वैसेनियो को और वो बताता है कि जहाज़ हमारे वापस नहीं आए, इसलिए मैं समय पर पैसा वापस नहीं कर पाया। तो पत्र पढ़ते ही वैसेनियो की सारी प्रसन्नता छूमंतर हो गई। वह गहन शोक में डूब गया। उसके हाथ से पत्र जमीन पर जा गिरा। पोर्सिया सोचने लगी कि जरूर इस पत्र में कोई बहुत बुरी खबर लिखी मालूम पड़ती है, जिसने वैसेनियो के कपोलों से स्वाभाविक रंग उड़ा दिया है। उसका हमेशा लाल रहने वाला चेहरा पीला पड़ गया है। आखिर कौन सी बात है जिसने वैसेनियो को इतनी अधिक प्रभावित किया है? उसने पत्र को शीघ्रता से उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। काश तुमने यह खाल भी खींच ली होती जिसे एंटोनियो हार गया। निराशा भरे स्वर में सैलेरियो ने कहा, तुम समय पर पैसे लौटाकर एंटोनियो के प्राण बचा लेते, जिन्हें वह यहूदी के हाथों हार गया है। आखिर बात क्या है? यह एंटोनियो है कौन? पत्र पढ़कर उसकी समझ में कुछ न आया तो उसने वैसेनियो से पूछा। एंटोनियो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जो कि मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है, और मेरी ही वजह से आज उसकी जान मुश्किल में फंस गई है। मुझे एंटोनियो की हिफाजत के लिए इसी समय वेनिस जाना होगा। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। आखिर बात क्या है? मुझे खुलकर बताओ। पोर्सिया की उत्सुकता पल पर बढ़ती ही जा रही थी। हाँ, तो फ्रेंड यहाँ पे देखें, पोर्सिया, जिस समय मैंने सर्वप्रथम आपसे प्रेम प्रस्ताव रखा था तो मैंने साफ साफ आपको बताया था कि कितना धन मैंने शान और शौकत पर खर्च कर दिया। जब मेरी हालत बुरी हो गई तो मैंने खुद को अपने एक प्रिय मित्र से कर्जा लेकर कृतज्ञता की डोर में बांधा था और अपने उस प्यारे दोस्त को उसके जानी दुश्मन के फंदे में बंधवा दिया था, वह भी तुमसे शादी करने के लिए। यह पत्र उसी मित्र के पास से आया है। यह पत्र क्या है? मानो मेरे उसी मित्र का घायल शरीर है, जिसका प्रत्येक शब्द एक फटा हुआ घाव है, जिसमें से मेरे मित्र का जीवन रक्त बह कर निकल रहा है। फिर सैलेरिनो ने उसे बताया, एग्रीमेंट की मियाद पूरी हो चुकी है। अगर एंटोनियो उसे धन भी वापस करे तो अब भी कुछ भी नहीं। वह यहूदी उस धन को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना जानवर आदमी नहीं देखा। यह बदला लेने के लिए इतना उतावला है कि प्रत्येक व्यक्ति उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाए। यह लगातार अदालत के चक्कर लगा रहा है और कहता है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो राज्य द्वारा विदेशियों को दिए गए अधिकारों को धोखा मात्र समझेगा। वेनिस के अनेकों व्यापारियों ने उसे समझाया बुझाया, परंतु वह तो एक ही जिद पर अड़ा है कि उसे 1.5 सेर मांस ही चाहिए। फिर उन्हीं में से एक ने वैसेनियो को बताया,
हमने उसे शपथ लेकर यह कहते हुए सुना है कि जितना धन उसने एंटोनियो को उधार दिया है, अगर उस धन का 20 गुना धन भी उसे दिया जाए तो वह भी उस धन की अपेक्षा एंटोनियो का मानसी लेना पसंद करेगा। अगर उसे किसी तरह रोका गया तो एंटोनियो को बहुत कठिन समस्या का सामना करना पड़ेगा। पोर्सिया कुछ सोचती हुई बोली, क्या वह व्यक्ति जो इस प्रकार संकट में है वो कोई व्यापारी है या फिर आपका मित्र ही है? बेसेनियो ने कहा, वह तो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। वह दुनिया का सबसे ज़्यादा दयावान, समधुरमय स्वभाव वाला है और दयापूर्ण कार्य करने में कभी न थकने वाला व्यक्ति है। और वह एक ऐसा आदमी है जिसने अपना वादा निभाने की प्राचीन रोमन भावना उतनी अधिक मात्रा में विद्यमान है जितनी इटली में किसी भी दूसरे जीवित व्यक्ति में नहीं है। वह यहूदी का कितने धन का कर्जदार है? पोर्सिया ने पूछा। उसने तो मेरे लिए ही उस यहूदी से 3000 डुकैट लिए थे, बेसेनियो ने बताया। बस इतने से धन का? मैं तो अधिक समझ रही थी। हम यहूदी को उससे दोगुनी रकम दे देंगे, वह बोली। वो नहीं मानेगा तो हम 6000 डुकैट के दोगुने कर देंगे, और इस पर भी न माने तो इसके 3 गुना और बढ़ा दो, इससे पहले कि तुम्हारे दोस्त का कुछ बाल भी बाका न हो। तुम फौरन वेनिस पहुंच जाओ, क्योंकि इस अशांत हालत में तुम यहाँ चैन से न रह सकोगे। तुम यहाँ से इस कर्जे का 20 गुना ज़्यादा ले जाओ, और जब यह कर्ज अदा हो जाए तो उसे अपने साथ आप यहीं लेते आना, पोर्सिया ने कहा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए, पोर्सिया जो थी, पोर्सिया बेलमंट नामक शहर में रहती थी। ओके, और वो वेनिस नगर का था। तो अब बेलमंट से वो वेनिस अब वो जा रहा था। ठीक है, तो आगे आप देखिए, जब तक तुम लौटकर नहीं आ जाओगे तब तक मैं और मेरी सेविका नेरिसा बड़ी बेचैनी से आपका इंतज़ार करेंगे और भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे। आज मैं तुम्हारा मोल पहचान गई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बड़े महंगे दामों पर प्राप्त किया है। एंटोनियो के प्राणों के बदले अब मैं तुमसे बहुत अधिक प्यार करूँगी। पोर्सिया भर्राए हुए स्वर में बोली, यकीन नहीं आता कि इस दुनिया में ऐसे सच्चे दोस्त भी हैं। तुम्हारा दोस्त इंसान नहीं देवता है। ऐसे सच्चे मित्र के तो प्राण अवश्य ही बचाने चाहिए। तुम यहाँ एक पल भी न गंवाओ और फौरन वेनिस के लिए रवाना हो जाओ। मैं यहीं बैठी भगवान से प्रार्थना करूँगी कि एंटोनियो की वह रक्षा करे। ठीक है पोर्सिया, मैं तुरंत वहाँ जाता हूँ। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं वहाँ से फौरन लौट आऊँगा। बेसेनियो खड़े पांव वेनिस के लिए रवाना हो गया। अब वो वेनिस नामक शहर में जाते हैं। पोर्सिया बड़ी ही सूझबूझ वाली लड़की थी। उसने फैसला भी कर लिया था कि उसे क्या करना है। बेसेनियो के रवाना होते ही उसने तुरंत मर्दाना वेश धारण किया और अपनी सेविका नेरिसा को भी पुरुष बनाकर वहाँ का नेरिसा को भी पुरुष नौकर का वेश धारण कराकर वे दोनों तेजी से घोड़ों पर सवार होकर चल दी। तो फिर यहाँ पे देखिए, पोर्सिया डिस्गाइज ऑफ ए लायर कॉल्ड बाल्थाजार, वो जो है अपना जो वेश बदली थी, बाल्थाजार, वो अपना नाम क्या रख ली थी? ये बाल्थाजार। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जब वो पुरुष वेश में वो जाती है, कोर्ट वो जा रही है उसको बचाने के लिए, तो अपना नाम वो क्या रख ली है? वो बाल्थाजार। ओके, तो बाल्थाजार नाम अपना रख के अब वो पुरुष वेश में वो जाती है। ओके, और नेरिसा भी वह
पुरुष का रूप वो धारण कर लेती है। तो अब वो वहाँ से जा रहे हैं। पोर्सिया का लक्ष्य तुरंत वेनिस पहुंचना था। उधर वेनिस की कचहरी में एंटोनियो और साइलाक मौजूद थे। अब कोर्ट में यानी एंटोनियो और साइलाक दोनों वहाँ पे वो मौजूद थे, वहाँ पे पहुँच गए थे। साइलाक के पास एंटोनियो के हाथों का लिखा वही एग्रीमेंट था। वह बार बार भूखे भेड़िए की तरह उसे घूर रहा था। वह एक जेलर से बोला, जेलर तुम इस एंटोनियो का ध्यान रखना, कहीं यह भाग न जाए। तुम मुझसे दया करने की बात मत करो। यह वह पागल है जो मुझे नीचा दिखाने के लिए बिना ब्याज के पैसे उधार दिया करता था। जेलर तुम इसका ध्यान रखना। लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनो साइलाक। एंटोनियो ने जाते हुए साइलाक को पुकारा। दया की बात मत करो। साइलाक चिल्लाया, मैं तो अब अपना अधिकार ही लूँगा। मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं तेरा 1.5 सेर मांस न उतार लूँगा चैन से नहीं बैठूँगा। तुम मुझे कुत्ता कहा करते थे और न अब मैं कुत्ता ही हूँ। अब तुम मेरे दांतों से सावधान हो जाना। जज को मेरे पक्ष में न्याय करना ही होगा। मेरी बात तो सुनो साइलाक, मैं तुमसे विनय करता हूँ। एंटोनियो उससे प्रार्थना कर रहा था। मैं तो अपना अधिकार ही लूँगा, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा। वह दृढ़ता से बोला, इसलिए इस विषय में बात करके मेरा समय नष्ट मत करो। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आकर तुम पर रहम कर जाऊँ। मैं तो अपना अधिकार लेकर ही रहूँगा। यह तो कुत्ता है जो हमेशा इंसानों के बीच में रहता है। सेलेरिनो ने दांत भींचकर कहा, अब उसे वो सब करने दो जो वो चाहता है। बेकार की प्रार्थना लेकर अब मैं उसका पीछा बिल्कुल नहीं करूँगा। यह मेरी जान का दुश्मन बना है। उसकी वजह है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अक्सर मैंने उसके कानूनी चंगुलों से अनेक लोगों को छुड़ाया है जो मेरे पास आकर रोए हैं। इसलिए वह मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जज कभी भी इसके दावे को वैधानिक रूप से स्वीकार नहीं करेगा। सेलेरिनो ने तसल्ली दी। नहीं, जज कानून का मार्ग नहीं रोक सकता, एंटोनियो बोला, क्योंकि विदेशियों की जो संख्या हमारे साथ वेनिस में रहती है, अगर उसे कानूनी न्याय नहीं मिला तो वह राज्य के न्याय पर संदेह करने लगेगी, क्योंकि राज्य का व्यापार और लाभ सभी संप्रदाय के लोग व्यापार पर निर्भर करता है। इसलिए यह जरूरी है कि कानून अपने मार्ग पर ही चले। इसलिए सेलेरिनो, अब घर जाओ। इन दुखों और नुकसानों ने मुझे इतना कमज़ोर कर दिया है कि कल मेरा खूनी साहूकार मेरे शरीर में से 1.5 सेर मांस प्राप्त करेगा। काश बेसेनियो यहाँ आ जाता, इस तरह मेरी मित्रता का ऋण भी चुका देता, फिर मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं होती। अगले दिन एंटोनियो अपराधी बना सिर झुकाए खामोश खड़ा था। उसकी बगल में बेसेनियो खड़ा था, जिसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। इन सारे प्रकरण के लिए वह खुद को अपराधी मान रहा था। खचाखच अदालत भरी हुई थी। सिर्फ जज के आने की ही देरी थी। अदालत में बहुत शोर मचा हुआ था। लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि कान पड़े किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा है। इतने में ही जज वहां उपस्थित हुआ। उसने पूछा, तो क्या एंटोनियो इस अदालत में मौजूद है? मैं दयानिधि की सेवा में अपने विरुद्ध दावे का उत्तर देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ, एंटोनियो ने कहा। हमें तुम्हारे ऊपर अफसोस है। तुम यहाँ एक ऐसे प्रतिद्वंदी के दावे का उत्तर देने के लिए आए हो जो एक कठोर दिल मनुष्य है, एक दुष्ट व्यक्ति है, जिसे दया की कभी अनुभूति नहीं हो सकती, जिसके दिल में माफ़ी का रत्ती भर भी निशान नहीं है, जज ने एंटोनियो से कहा। एंटोनियो बड़ी विनम्रता से बोला, मैंने सुना है कि दयानिधि ने उसके कठोरता के मार्ग को विनम्र करने के लिए बहुत कष्ट उठाया है, उसे सही तरीका अपनाने के लिए बहुत समझाया है, लेकिन वह जिद पर दृढ़ है और चूंकि उसकी कानूनी साधन मुझे उसके बैर के चंगुल से बचा नहीं सकती, इसलिए मैं अब सब्र करके खुद को उसके भयंकर क्रोध के हवाले करता हूँ।
और इस तरह मैं अपनी आत्मा की शांति के लिए खुद ही उसके हवाले करता हूँ। उस यहूदी साइलाक को अदालत में हाजिर किया जाए। जज ने आर्डर देकर साइलाक को बुलाने की आज्ञा दी। अब साइलाक भी पहुंचता है। अरे वह तो दरवाजे पर तैयार खड़ा है। देखिए मालिक, वह खुद ही यहाँ आ रहा है। सेलेरिनो ने दरवाजे की ओर संकेत किया। जब साइलाक से बोला, साइलाक, लोगों का ख्याल और मेरा भी यही ख्याल है कि तुम वैर भाव का दिखावा उसी पल तक करोगे जब तक तुमको गोश्त काटने की अनुमति नहीं दी जाती। इसके बाद तुम ऐसा इसलिए करना चाहते हो ताकि तुम्हारी दया भावना तुम्हारी वर्तमान निर्दयता के स्वरूप से भी ज़्यादा आकर्षक लगे। और जहाँ इस समय तुम दंड मांग रहे हो, जो कि इस व्यापारी का 1.5 सेर मांस है, यहाँ तुम उस दंड का त्याग ही नहीं दोगे, बल्कि मानव हृदय कोमलता और प्रेम से प्रेरित होकर मूलधन का कुछ भाग भी छोड़ दोगे। तुम ऐसा इसकी उन बड़ी हानियों पर अपनी दया दृष्टि डालकर करोगे जो कुछ समय पहले ही अचानक उसके ऊपर टूट पड़ी थी तथा जिन्होंने इस शाही सौदागर को बर्बाद ही कर डाला। एंटोनियो के वे नुकसान ही इतने बड़े हैं कि बड़े से बड़ा कठोर हृदय व्यक्ति का दिल भी दया से भर उठे। अब हम तुमसे भी ऐसे ही किसी जवाब की आशा रखते हैं। बोलो यहूदी, मैं आपके सामने पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। सालाक ने उत्तर दिया, और मैं आपको बता दूं कि मैंने पवित्र शनिवार को शपथ ली थी और मैंने केवल अपना अधिकार ही प्राप्त करूंगा। आप अगर नहीं दिलाएंगे तो ईश्वर करे आपके संविधान पर और विदेशियों को दिए गए विशेष अधिकारों पर अभिशाप उतरे। आप मुझसे पूछेंगे कि मैं 3000 डुकैत छोड़कर मृत गोश्त की कुछ मात्रा क्यों लेना चाहता हूँ। मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन आप उसे मेरा पागलपन ही समझ लें। क्या आप मेरे इस उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट हैं? तभी वहीं खड़ा बैसेनियो बोला, जो हृदयहीन व्यक्ति तुम्हारे प्रबल घृणा धारा का कारण समझाने के लिए, तो यह कोई उत्तर नहीं हुआ। उसने अपने उत्तर से तुम्हें संतुष्ट करने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। साइलाक ने कहा, क्या सभी लोग उन चीज़ों को नष्ट कर देंगे जिन्हें वे पसंद नहीं करते? बैसेनियो ने पूछा। भला कोई ऐसा आदमी है जो अपनी नापसंद चीज़ को नष्ट कर दे? साइलाक ने कहा, हर नाराजगी का कारण नफरत नहीं होता है। बैसेनियो ने समझाने की चेष्टा की। क्या तुम किसी सांप को अपने काटने के लिए दोबारा मौका दे सकोगे? उसने पूछा। उनकी बात काटकर एंटोनियो बोला, सुनो बैसेनियो, तुम भूल कर रहे हो कि तुम एक यहूदी से बहस कर रहे हो। तुम्हारी वह कोशिश उतनी ही निर्णायक है जितना तुम्हारे द्वारा समुद्र के किनारे पर खड़े होकर ज्वार की लहरों से यह अनुरोध करना कि वे अपने स्वाभाविक उच्च प्रवाह की कुछ ऊंचाई घटा दे। बैसेनियो डुकैत की थैली दिखाकर कहता है, तुम्हारे 3000 डुकैत के स्थान पर ये 6000 डुकैत हाजिर है। अगर तुम 6000 का 32,000 भी कर दोगे तो भी मैं नहीं लूँगा। मैं तो अपना अधिकार ही लूँगा। वह बोला, जब मैं कोई अपराध ही नहीं कर रहा हूँ तो मुझे दंड का क्या भय हो सकता है। वह बोला, क्या आप उन दासों को आज़ाद कर सकते हैं और अपनी कन्याओं से उनका विवाह कर सकते हैं? उनके बिस्तर भी इतने ही कोमल बन सकते हैं जितने कि आपके हैं, और उन्हें भी ऐसा ही भोजन खाने दो जैसे कि तुम खाते हो। भला वे क्यों इतनी मेहनत करके अपना पसीना बहाएं? वे दास हमारे हैं क्योंकि हमने उन्हें खरीदा है। और ऐसा ही उत्तर मैं आपको देता हूँ। वह 1.5 सेर गोश्त जो मैं अपनी मांग कर रहा हूँ, मैंने बड़े बड़े महंगे दामों में खरीदा है। जज ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन अपनी शक्ति से मैं मुकदमे की सुनवाई उस समय तक के लिए स्थगित तो कर सकता हूँ जब तक कानून का विद्वान नेता डॉक्टर बेलारियो, जिसे मैंने इस दावे की वैधता के जानने के लिए बुलाया है, वह आज यहाँ पहुँचने वाला है। तो डॉक्टर बेलारियो एक
कैरेक्टर है, देखिए डॉक्टर बेलारियो, डॉक्टर बेलारियो, यहाँ पे डॉक्टर बेलारियो। ए वेल्दी लायर एंड पोर्सियाज कजिन, ये पोर्सिया का कजिन रहता है डॉक्टर बेलारियो। ओके, तो डॉक्टर बेलारियो जिसे मैंने इस दावे की वैधता जानने के लिए बुलाया है वह आज यहाँ पहुँचने वाला है। तभी सेलेरियो ने बताया, स्वामी, उस डॉक्टर के पास से पत्र लेकर आया हुआ एक दूत बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। हमारे पास वह पत्र लेकर आओ और दूत को भी अंदर बुला लो। जज ने आज्ञा दी। एंटोनियो, हिम्मत रखो, अरे मर्द हो, इतनी जल्दी हौसला न हारो। इस यहूदी को इससे पहले कि तुम मेरे कारण खून की एक बूंद बहाओगे, मेरा गोश्त, खून, हड्डियां और सर्वस्व लेना पड़ेगा। बैसेनियो ने तसल्ली दी। एंटोनियो निराश होकर बोला, मैं उस असहाय भेड़ की तरह हूँ जो बलि के लिए उपयुक्त है। ज़्यादातर कमज़ोर फल सबसे पहले ज़मीन पर ही गिरता है। बैसेनियो, तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा अच्छा और कोई दूसरा कार्य नहीं होगा। तुम शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करो और मेरी कब्र के पत्थर के लिए एक लेख तैयार करो। तभी जज ने आने वाले दूत से पूछा, क्या तुम पैडुआ से आए हो, डॉक्टर बेलारियो के पास से? नेरिसा बोली, जी हाँ, हम दोनों वहीं से आए हैं और डॉक्टर बेलारियो ने आपके लिए शुभकामना भेजी है। बैसेनियो साइलाक को चाकू पैना करते हुए देखकर बोला, तुम इतनी गंभीरता से चाकू पैना क्यों कर रहे हो? उस दिवालिये के हृदय में के पास से दंड स्वरूप गोश्त काटने के लिए, वह बोला। तभी वहाँ किसी ने व्यंग किया, तुम अपना चाकू चमड़े पर नहीं अपनी आत्मा पर पैना कर रहे हो निर्दयी यहूदी। परंतु यह भी वृथा ही है, क्योंकि कोई भी धातु, यहाँ तक कि कातिल के फरसे की धातु भी तुम्हारे वैर भाव की तेज धार की आधी धार भी धारण नहीं कर सकती है। क्या किन्हीं भी याचिकाओं का तुम पर असर नहीं पड़ता? नहीं, जितने भी तुम्हारे अंदर बुद्धि है, उस बुद्धि से की गई किन्हीं भी याचिकाओं का असर मुझ पर नहीं पड़ सकता। जज ने नेरिसा से पूछा, बेलेरियो का यह पत्र नवयुवक विद्वान कानून के एक डॉक्टर की हमारी अदालत के लिए सिफारिश कर रहा है। वह नवयुवक कहाँ है? वह वहीं समीप में है, आपकी सेवा में उपस्थित है और आपके उत्तर की प्रतीक्षा में है कि आप उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। उसने बताया, मैंने उसे प्रसन्नता के साथ स्वीकार करता हूँ। फिर वह वहीं खड़े हुए लोगों को आज्ञा देते हुए बोला, तुम लोग जाकर पूरे सम्मान के साथ उनको वहाँ लेकर आओ। अब पोर्सिया जज के वेश में वहाँ दाखिल हुई। अब कोर्ट में पोर्सिया वो आ जाती है, ठीक है। पोर्सिया आती है, वह जो वेश बदलती है, डिस्गाइज करती है, वो अपना नाम क्या रखती है फ्रेंड? आपको याद है, आपको स्टार्टिंग में बताया गया था, वो अपना नाम बाल्थाजार, ये बाल्थाजार देखिए उसका एक नौकर रहता है, और यही बाल्थाजार वो पोर्सिया जब वो अपना वेश बदलती है तो बाल्थाजार नाम वो रख लेती है। इसको ध्यान में रखिएगा। जज उठकर उससे हाथ मिलाते हुए बोला, क्या आप ही वृद्ध बेलारियो के पास से आए हैं? जी हाँ स्वामी, तुम्हारा स्वागत है, बैठ जाओ। क्या तुम इस झगड़े से जो कि अदालत के सामने मौजूद है परिचित हो? जज ने पूछा। मैं इससे भली भांति परिचित हूँ, पोर्सिया ने बताया, मगर इनमें से सौदागर कौन सा है और वो यहूदी कौन सा है? एंटोनियो और वृद्ध यहूदी साइलाक दोनों सामने आकर खड़े हो गए। जज ने आज्ञा दी। पोर्सिया ने अंदाजे से यहूदी से पूछा, क्या तुम्हारा ही नाम साइलाक है? जी हाँ, उसने बताया। फिर पोर्सिया बोली, यह दावा जिसे तुम कर रहे हो बड़े ही अजीब प्रकार का है। फिर भी तुम
तुम इसे इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो कि वेनिस का कानून तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं सकता। फिर वह एंटोनियो की ओर मुखातिब हुई, तुम इस कानूनी शक्ति की सीमाओं के अंदर हो। एंटोनियो ने जवाब दिया, जी हाँ जज साहब, जैसा कि अब यह साइलाक कहता है। क्या तुम एग्रीमेंट की शर्तों को मंजूर करते हो? पोर्सिया ने एंटोनियो को गौर से देखते हुए पूछा। जी हाँ, उसने जवाब दिया। तब तो यहूदी को अवश्य ही तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए। पोर्सिया ने यहूदी साइलाक की ओर देखा। साइलाक भड़क कर बोला, क्या कहा आपने? भला किस कानून के अनुसार मुझे माफ़ कर देना चाहिए? मुझे जरा यह बताओ। पोर्सिया विनम्रता भरे स्वर में बोली, क्षमा वह गुण है जो बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। फ्रेंड, मर्सी चैप्टर जो यूपी बोर्ड में पहले मर्सी का चैप्टर वो था, वो यहीं से लिया गया था। पोर्सिया की लाइन है, वो जो मर्सी द मर्चेंट ऑफ वेनिस से वो लिया गया था। ठीक, तो वह उससे क्षमा मांगने के लिए वो प्रार्थना करती है, वो क्षमा मांगती है कि वह माफ़ कर दे। तो वहाँ पे वो बोलती है कि क्षमा वह गुण है जो बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जाता। यह तो अपराधियों पर उसी प्रकार प्राकृतिक ढंग से बरसते हैं जैसे सुखद वर्षा आकाश से नीचे पृथ्वी की तरफ बरसती है। क्षमा द्विगुण संपन्न है। यह उसे भी उसी प्रकार आशीर्वाद देती है जो क्षमा दिखलाता है, और जिस प्रकार उसे जो क्षमा प्राप्त करता है। सर्वशक्तिमान में यह सर्वशक्तिशाली गुण वाली होती है। सिंहासन पर बैठे राजा के लिए क्षमा उसके मुकुट से भी ज़्यादा उपयुक्त होती है। उस राजा का दंड उसकी सांसारिक शक्ति की वैधता का प्रतीक होता है। उसकी सांसारिक शक्ति ही उसके अंदर पूर्ण भय तथा महानता के कारण होती है। उस राजशक्ति में ही राजा का आतंक और भय विद्यमान रहते हैं। इसलिए हे यहूदी, चूँकि तेरी मांग न्याय है, इसलिए इस बात को समझ ले कि भगवान के न्याय के कठोर मार्ग से हम में से कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हम सभी भगवान से मुक्ति की प्रार्थना किया करते हैं, और यह वह प्रार्थना हम सबको शिक्षा देती है कि हम खुद ही क्षमा को क्रियान्वित करें। मैंने यह सब कुछ तुम्हारा न्याय पाने की जिद को कोमल करने के लिए कहा है। इस पर भी जैसा न्याय तुम चाहते हो, अगर तुम इसके लिए जोर दोगे तो वेनिस की यह दृढ़ अदालत निश्चय ही तुम्हें प्रदान करेगी और यहाँ खड़े उस सौदागर के विरुद्ध अपना फैसला देगी। मेरे कर्मों को मेरे सिर पर पड़ने दो, साइलाक बोला। अब भी मैं अपना न्याय ही मांगूंगा। मुझे रुके में लिखित दंड व्यवस्था के अनुसार ही 1.5 सेर गोश्त दिलवाइए। पोर्सिया साइलाक की ओर देखते हुए बोली, क्या यह सौदागर धन अदा करने योग्य नहीं है? अवश्य है, बैसेनियों ने कहा। इस अदालत में उसके लिए यह धन प्रस्तुत करता हूँ, यह उस रकम का 2 गुना। यदि इतना धन पर्याप्त नहीं तो मैं उक्त धन का 10 गुना अदा करने के लिए एग्रीमेंट लिखने को तैयार हूँ, और निश्चित समय पर 10 गुना धन अदा न करने की सजा स्वरूप अपने हाथ, अपने सिर तथा अपना हृदय कटवा कर देने की बात लिखने को तैयार हूँ। अगर यह सब पर्याप्त नहीं है तो आप अच्छी तरह समझ लें कि बैर साइलाक के दिल में उसकी ईमानदारी को नष्ट कर रहा है। वह एंटोनियो के प्राण लेना चाहता है। ऐसी अवस्था के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि सिर्फ एक बार कानून को अपनी बलवान व्याख्या के अधिकार में ले लें। ऐसा कभी नहीं हो सकता, पोर्सिया बोली। वेनिस की कोई शक्ति स्थापित कानून को नहीं बदल सकती। अगर ऐसा हुआ तो कानून की तोड़ाताड़ी एक बुरा उदाहरण बन जाएगा और उसी का अनुसरण करके अनेकों अपराध बड़ी आसानी से उच्चता का आसन प्राप्त कर लेंगे। यह नहीं हो सकता। हे नवयुवक बुद्धिमान जज, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। साइलाक पोर्सिया के जवाब से खुश हो गया। फिर पोर्सिया साइलाक की ओर मुखातिब हुई, कहती है, कृपया मुझे उस एग्रीमेंट पर एक नज़र डालने दीजिए। ये लीजिए। उसने एग्रीमेंट थमा दिया। पोर्सिया उस एग्रीमेंट को गौर से पढ़कर बोली, साइलाक,
तुमको तुम्हारे धन का 3 गुना धन मिल सकता है। मैंने शपथ ली है, सालाक चिल्लाया। मैंने शपथ ली है और मुझे शपथ का स्वर्ग में जवाब देना है। क्या मैं कसम तोड़ने का पाप अपनी आत्मा पर ला दूंगा? नहीं, वेनिस की संपदा के लिए भी नहीं। अच्छा, इस एग्रीमेंट की मियाद तो पूरी हो चुकी है, पोर्सिया कुछ सोचने वाले अंदाज में बोली। और इस एग्रीमेंट की शर्त के अनुसार कानूनन इस यहूदी को तो 1.5 सेर गोश्त का दावा करने का हक है, जिसे इसके एग्रीमेंट के द्वारा उस सौदागर के दिल के ज़्यादातर निकट वाले भाग से काटा जाना है। फिर वह सालाक से प्रार्थना करने वाले स्वर में बोली, अब भी तुम इसे माफ़ कर सकते हो, मान जाओ, 3 गुना धन ले लो और मुझे एग्रीमेंट को फाड़ डालने की इजाज़त दे दो। आप इसे बेशक फाड़ सकते हैं, लेकिन अभी जब इसका भुगतान इसमें लिखित शर्त के अनुसार हो जाए। आप प्रत्यक्ष ही इस योग्य जज हैं, आप कानून जानते हैं, आपकी कानूनी व्यवस्था बड़ी ठोस रही है और मैं आपकी दुहाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने फैसले की ओर बढ़ें। मैं सच्चे दिल से इस अदालत से प्रार्थना करता हूँ कि वह अपना फैसला सुना दे। एंटोनियो बोला, अच्छी बात है, तो फैसला ये है कि इसके चाकू के लिए तुम्हें अपनी छाती तैयार करनी चाहिए, पोर्सिया ने कहा। जज साहब, आप महान हैं, साइलाक चिल्लाया। पोर्सिया ने अपनी बात को पूरा किया। कारण यह है कि वेनिस के समझौते के आधार और उद्देश्य हर्जाने की शर्त की तरफ पूरी तरह संकेत करते हैं और हर्जाना एग्रीमेंट की ओर सरासर निकलता है। साइलाक पोर्सिया की तारीफ कर रहा था। बिल्कुल ठीक, कितना बुद्धिमान और न्यायी जज है। फिर पोर्सिया एंटोनियो से बोली, अब तुम अपने वस्त्र उतारकर अपनी छाती को नग्न करो। जी हाँ, अपनी छाती नग्न करो। साइलाक मुझ भूखे भेड़िए की तरह उसे घूर रहा था। क्या यहाँ गोश्त तोलने के लिए तराजू है? एग्रीमेंट के अनुसार 1.5 सेर मांस तौलना है, पोर्सिया ने पूछा। जी हाँ, मेरे पास है, साइलाक ने तराजू दिखाया। साइलाक की खुशी का ठिकाना नहीं था। अदालत में भी एक तेज शोर उठा, किंतु साइलाक की खुशी से भरी हुई आवाज़ में उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई, या फिर कहा जा सकता है कि सब उसकी आवाज़ सुनने के लिए खामोश हो गए। साइलाक ने कहा, हे धर्मावतार, तुम मनुष्य नहीं देवता हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे रूप में खुद धर्मराज अवतार लेकर पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। आपका फैसला मुझे स्वीकार है। पोर्सिया वहीं उपस्थित सभी लोगों से बोली, जैसा कि आप सब लोग जान चुके हैं कि एंटोनियो शर्त हार चुका है, इसलिए साइलाक आगे बढ़ो और जिस हिस्से से भी चाहो मांस उतार लो। साइलाक खुशी से उछल पड़ा, लेकिन फौरन ही उसकी खुशी में ब्रेक लग गया, क्योंकि पोर्सिया दूसरे ही क्षण बोली। किंतु सब लोग आश्चर्य से पोर्सिया को देख रहे थे। अदालत में सन्नाटा छा गया। सभी की नज़रें सामने बैठे न्यायाधीश पर टिकी हुई थी। किंतु क्या जज साहब? साइलाक ने पूछा। तुम एंटोनियो के घाव से खून को रोकने के लिए किसी डॉक्टर को तो बुला लो। पोर्सिया ने अपनी बात पूरी की। क्या यह बात भी एग्रीमेंट में लिखी है? उसने पूछा। नहीं लिखी तो वो बोला कि नहीं लिखी तो नहीं है। अगर तुम ऐसा रहम खाकर कर सको तो कर सकते हो। नहीं, यह बात एग्रीमेंट में नहीं है। फिर पोर्सिया एंटोनियो से मुखातिब होकर बोली, सौदागर, यह यहूदी नहीं मानेगा। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? क्या तुम्हें कुछ कहना है? जी हाँ, मुझे 2 शब्द अपने दोस्त से कहना है, एंटोनियो बोला। फिर उसने बैसेनियो का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अच्छा मेरे दोस्त बैसेनियो, अलविदा। यह निर्णय सुनते ही जनता हैरान रह गई। एंटोनियो की दुर्गति की बात सुनकर लोगों के मुंह से सिसकारियां उबल पड़ी। बैसेनियो की आंखों में आंसू उमड़ पड़ा। वह रो पड़ा और एंटोनियो के कंधे पकड़कर बोला, मेरे दोस्त, आज मेरी ही वजह से तुम्हारी यह हालत हुई है और तुम्हें यह दिन देखना पड़ रहा है।
ऐसी स्थिति में भी एंटोनियो मुस्कुराकर बोला, मेरे दोस्त, मेरा दिल छोटा मत करो। मुझे तो खुशी है कि मैं अपने दोस्त के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा हूँ। आओ मेरे दोस्त, आखिरी बार मुझसे गले मिल लो। बेसेनियो रोता हुआ एंटोनियो के सीने से लिपट गया। उन दोनों को इस प्रकार रोता देखकर कोई भी ऐसा नहीं था जिसका दिल न भर आया हो, लेकिन साइलाक का दिल नहीं पसिया। अब भी वह अपना चाकू तेज कर रहा था। बेसेनियो की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे कि उसे धुंधलाहट की वजह से अपने दोस्त एंटोनियो का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा था। वह रोता रोता नीचे बैठ गया और उसने अपना सिर थाम लिया था। फिर पोर्सिया पुनः अपना फैसला सुनाती हुई बोली, साइलाक, अपना काम पूरा करो। कानून तथा अदालत तुम्हें यह गोश्त काट कर निकालने की अनुमति देता है। साइलाक अपना चाकू लेकर किसी शिकारी की तरह एंटोनियो की तरफ बढ़ रहा था। वह एंटोनियो के पास पहुंचा। जैसे ही हाथ उठाकर उसने उसके शरीर का गोश्त काटने का उपक्रम किया, वैसे ही पोर्सिया ने खनखनाती हुई आवाज़ पूरी अदालत में गूंज गई, सावधान साइलाक। साइलाक ठिठक कर रुक गया और हैरतपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखने लगा। ठहरो, फैसले के कुछ अंश अभी बाकी हैं। तुम्हारे एग्रीमेंट में खून की किसी एक बूंद का भी जिक्र नहीं है। शब्द केवल 1.5 सेर गोश्त की ही बात कहते हैं, इसलिए तुम सिर्फ 1.5 सेर गोश्त मांस ही ले सकते हो। लेकिन अगर एंटोनियो के खून की एक बूंद भी बही तो तुम्हारी अचल और चल संपत्ति कानून जब्त कर लेगा। पोर्सिया की बात सुनकर लोगों के चेहरे पर एक चमक उत्पन्न हुई, परंतु साइलाक अविश्वास के साथ बोला, क्या ऐसा कानून है? वह हक्का बक्का सा रह गया। देखते क्या हो, मांस क्यों नहीं उतार लेते? पोर्सिया बोली, तो फिर मुझे यह धन स्वीकार है। वो बेसेनियो की थैली की ओर इशारा करते हुए, मुझे 3 गुना रकम दिला दो और इस ईसाई को जाने दो। ये लो। बेसेनियो ने उसकी ओर थैली बढ़ाई, परंतु जैसे ही उसने थैली लेने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर पोर्सिया कहती है, ठहरो। पोर्सिया की आवाज़ गूंजी, यहूदी को पूरा इंसाफ मिलेगा। अपना हाथ पीछे हटाओ, इतनी जल्दी मत करो। इसे 1.5 सेर मांस ही मिलेगा। इस बात का फैसला अदालत पहले ही दे चुकी है। तभी भीड़ में एक व्यक्ति चीखा, ओ यहूदी, अब देख कि ये कितना न्यायकारी जज है, कितना विद्वान है। गोश्त काटने की तैयारी करो, लेकिन ध्यान रखना कि न तो तुम खून की एक बूंद बहने दोगे और न ही 1.5 सेर गोश्त से कम या ज़्यादा काटोगे। पोर्सिया ने कहा, अगर गोश्त एक कण के बराबर भी कम या ज़्यादा रहा तो तुम्हें प्राणदंड भी मिल सकता है और तुम्हारी सारी संपत्ति तो राज्य के द्वारा जब्त कर ली जाएगी। साइलाक असमंजस में पड़ गया। अब झिझक क्यों रहे हो यहूदी? अपना हर्जाना वसूल कर लो। पोर्सिया ने दृढ़तापूर्वक कहा, मुझे मेरा मूलधन ही दे दो और मुझे जाने दो। साइलाक बोला। पोर्सिया ने सख्त स्वर में कहा, तुमने यह धन लेने से भरी अदालत में इनकार कर दिया है, इसलिए अब केवल वही न्याय मिलेगा जो इस एग्रीमेंट में है। क्या मुझे मेरा मूलधन नहीं मिलेगा? तुम्हें हर्जाने की वस्तु छोड़कर और कुछ नहीं मिलेगा यहूदी, और उसे तुम अपने प्राणों को खतरे में डाल ले सकते हो। पोर्सिया बोली, अच्छा तो शैतान इसे मेरे धन का भोग प्रदान करे। साइलाक ने पोर्सिया की ओर देखकर कहा, ठहरो यहूदी, तुम एक दूसरे कानून की पकड़ में भी हो। वेनिस के कानून में यह भी लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को जो कि विदेशी है, किसी नागरिक के प्राण लेने का प्रयत्न नहीं करने दिया जाएगा। और अगर यह साबित हो जाए कि किसी विदेशी ने किसी नागरिक के प्राण लेने की कोशिश की है तो 3 प्रकार का दंड देना होगा। पहला तो उस विदेशी की आधी संपत्ति सताए गए नागरिक को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी और दूसरी आधी संपत्ति राज्य में मिला ली जाएगी। तीसरे, अपराधी विदेशी के प्राण उन्मुख का क्षमा शक्ति के पूर्णतया अधीन होगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि एक नागरिक के प्राण लेने का प्रयत्न करने के खतरनाक अपराध की पकड़ में तुम इस समय यहाँ खड़े हो। तुमने एक गंभीर अपराध किया है और इस तरह तुमने खुद पर एक शक्तिशाली कानून की पकड़ डाल ली है। अब तुम्हारी आधी संपत्ति एंटोनियो की हो चुकी है और आधी राज्य की, इसलिए अब तुम अपने घुटने टेक दो और तुम अपने प्राणों की माफ़ी मांग लो। साइलाक रोते हुए बोला, ये दया भी क्यों करते हो? मेरा जीवन भी तुम ले लो और सब कुछ तुम ही ले लो।
पोर्सिया उसे रोते देखकर एंटोनियो से पूछती है, एंटोनियो, तुम इस यहूदी पर क्या दया कर सकते हो? एंटोनियो कहता है, मेरी सभी से प्रार्थना है कि वे राज्य के लिए जब्त की गई इसकी आधी संपत्ति का जुर्माना माफ़ करके इसे वापस दे दी जाए, और मैं भी एक शर्त पर इसकी आधी संपत्ति का दावा छोड़ने के लिए तैयार हूँ। शर्त यह है कि उस आधी संपत्ति को यह एक धरोहर के रूप में मेरे अधिकार में रहने दो। इस संपत्ति को मैं इसकी मृत्यु के बाद उस आदमी को देना चाहता हूं जो कुछ समय पहले इसकी लड़की को लेकर भाग गया था। अदालत से मेरी प्रार्थना है कि मेरी इन शर्तों को पूरा करना होगा। प्रथम, इसे ईसाई बनाना होगा। दूसरे, यहीं इस बात में इसे एक दान पत्र लिख कर जाना होगा कि उसकी मृत्यु के बाद इसकी संपूर्ण संपत्ति उसके दामाद लॉरेंजो और बेटी जेसिका को दे दी जाए। लॉरेंजो और जेसिका, यहाँ पर आपको बताया गया है कि लॉरेंजो जो है वो जेसिका से वो शादी किया है। ठीक है, जेसिका कौन है? साइलाक की ये बेटी है जेसिका, इसे भी ध्यान में रखें। जज ने कहा, इसको ये करना पड़ेगा, अन्यथा जो प्राणदंड मैंने इसे अभी दिया है उसे मैं रद्द कर दूंगा। पोर्सिया ने साइलाक से कहा, यहूदी, क्या तुम सहमत हो? बोलो, तुम क्या चाहते हो? साइलाक धीमी आवाज़ में, मैं सहमत हूँ। पोर्सिया ने कहा, वसीयत तैयार करो। इस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दिया जाए, मेरे पीछे वसीयत भिजवा दिया जाए और मैं उस पर हस्ताक्षर कर दूंगा। जज बोला, तुम घर जा रहे हो लेकिन हस्ताक्षर कर देना। इसके बाद साइलाक वहाँ से चला गया। जज पोर्सिया से निवेदन करते हुए बोला, श्रीमान, मेरी विनती है कि आप मेरे यहाँ भोजन पर चलें। श्रीमान, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। पोर्सिया बोली, तुम आज ही रात पडुआ जाना है और इसलिए मेरे लिए सही होगा कि मैं फौरन प्रस्थान करूं। जज ने कहा, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है कि आप इसी तरह जा रहे हैं। फिर वह एंटोनियो से बोला, एंटोनियो, इनका सम्मान करो क्योंकि आज इन्हीं के कारण ही तुम्हारे प्राण बच सके हैं। बैसेनियो आगे बढ़कर बोला, हे देवता पुरुष, आज आपकी बुद्धि के कारण ही मैं और मेरा दोस्त बच सके हैं। इसके लिए हम दिल से आपके एहसानमंद हैं और 3000 डुकैत आपकी नज़र करते हैं और जो हमें उस यहूदी को कर्ज अदा करने के लिए देने थे, इस पर भी हम हमेशा आपके कृतज्ञ रहेंगे और निज प्रेम और सेवाओं से आपके एहसान चुकाने के लिए तैयार रहेंगे। इस धन को तुम अपने पास ही रखो। वह व्यक्ति जो कर्तव्य पूरा करके संतुष्ट हो जाता है, अपने कार्य का पूर्ण मुआवजा प्राप्त कर लेता है और पाप दोनों को मुक्त कराकर मैं संतुष्ट हूँ। पोर्सिया ने कहा। जाती हुई पोर्सिया को बैसेनियो ने रोकते हुए कहा, प्रिय श्रीमान, भला यह कैसे संभव है कि आप खाली हाथ यहाँ से चले जाएं? कृपया हमसे आप कोई वस्तु उपहार स्वरूप जरूर ले लें। पोर्सिया मुस्कुराकर बोली, आप मुझ पर बहुत जोर डाल रहे हैं, इसलिए मैं कुछ न कुछ अवश्य लूँगा। उसने एंटोनियो की तरफ देखा। प्रिय एंटोनियो, आप मुझे अपने दस्ताने दे दें, इन्हीं से मैं हाथों में पहनूंगा। फिर वह बैसेनियो से बोली, और आपके प्रेम के कारण मैं आपकी यह अंगूठी लूँगा। वह अंगूठी ले लेती है बैसेनियो से। अपना हाथ पीछे न करो, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं लूँगा और मुझे यकीन है कि आप इसे मुझे दे देंगे। माफ़ करना, यह अंगूठी तो एक तुच्छ वस्तु है, इसे देकर मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता। उसने कहा, मैं इस अंगूठी के सिवाय कुछ नहीं लूँगा। पोर्सिया ने जिद की। आप मुझे क्षमा करें, मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही अंगूठी बनवाकर दे दूँगा, परंतु यह अंगूठी न लीजिए। उसने प्रार्थना की। अब मैं जान गया, आप दान प्रस्ताव करने में तो बड़े उदार हैं और दान करने में कंजूस। श्रीमान, ये अंगूठी मुझे मेरी पत्नी ने दी है और उसने
उसने पहनाते समय मुझसे शपथ ली थी कि यह अंगूठी अपनी उंगली से अलग नहीं होना चाहिए, उसने बताया। फिर पोर्सिया कहती है, आप बहाना बना रहे हैं। पोर्सिया ने कहा, बेसेनियो ने अंगूठी दे दो। पोर्सिया बोली। मजबूर होकर बेसेनियो को अंगूठी देनी ही पड़ी। अब बेसेनियो जो है वो पोर्सिया को अपनी अंगूठी दे देता है। ठीक, और क्योंकि वो पोर्सिया पुरुष वेश में है, वो बेसेनियो उसे पहचान नहीं रहा है कि यह मेरी पत्नी पोर्सिया है। ठीक है, तो वह पोर्सिया के कहने पर, यानी बाल्थाजार जो अपना नाम रखी है, इसके कहने पर वह बेसेनियो अपनी जो रिंग है वो निकाल कर वो दे देता है। ठीक है, तो वो कहती है, फिर मजबूर होकर बेसेनियो को अंगूठी देनी ही पड़ी। अदालत से निकलकर पोर्सिया अपनी नौकरानी के साथ शीघ्रता से अपने घर की ओर दौड़ पड़ी और अपना पुरुष वेश उतारकर बेसेनियो के आने की प्रतीक्षा करने लगी। नेरिसा ने भी अपना वेश बदल लिया। जल्दी ही बेसेनियो भी एंटोनियो को अपने साथ लेकर वहां पहुंच गया। दोनों बहुत खुश थे। बेसेनियो पोर्सिया से मिला। यह है मेरा मित्र एंटोनियो, जो कि मुझे प्राणों से भी प्यारा है। जैसा मैंने सुना था वैसा ही पाया। पोर्सिया मुस्कुराई। इन्होंने तो मुझे इससे भी ज़्यादा प्रदान कर दिया जितना मुझे मिलना चाहिए था। एंटोनियो हंसकर बोला। पोर्सिया ने उन दोनों का खूब आदर सत्कार किया और जलपान के बाद उसने बेसेनियो की खाली उंगली पर नज़र डालते हुए पूछा, आपकी अंगूठी कहाँ है स्वामी? तो बेसेनियो सकपका गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब पोर्सिया से क्या कहे, क्योंकि पोर्सिया अब असली रूप में आ चुकी थी और पोर्सिया के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। इसका मतलब है कि तुमने वह अंगूठी संभाल कर नहीं रखी। नहीं, ऐसी बात नहीं, बेसेनियो ने समझाया। तुम नहीं जानती कि मैंने किन हालातों में वह अंगूठी अपने से अलग की है। फिर उसने पूरी बात पोर्सिया को समझाई। उसके साथ एंटोनियो ने भी उसे समझाते हुए कहा कि इस सारे झगड़े की जड़ मैं ही हूँ, मेरे कारण ही वह अंगूठी गई है। ठीक है, फिर आप ही इनके जमानती बनिए। वह एंटोनियो को एक अंगूठी देकर बोली, इन्हें ये अंगूठी दे दीजिए और कहिए इसे हिफाजत से रखें। बेसेनियो, लो ये दूसरी अंगूठी है और अब इसे तुम संभाल कर रखना, एंटोनियो ने समझाया। अरे, यह तो वही अंगूठी है जो मैंने उस जज को दी थी। बेसेनियो आश्चर्यचकित हो गया। जी हाँ, यह वही अंगूठी है। मैंने उस जज से इसे ले लिया था। मैं तो तुमसे झूठ मूठ की झगड़ रही थी। लेकिन कैसे? वह चौंका। आप हैरान मत होइए, मैं आपको सच बताती हूँ। वहाँ जो जज था वो मैं ही थी और मेरे मर्दाना वेश में नेरिसा भी गई थी और अभी कुछ देर पहले ही वेनिस से लौटी हूँ। फिर उसने एक पत्र एंटोनियो को थमा दिए। यह पत्र आपके नाम है जो इत्तेफाक से मेरे हाथ पड़ गया। अब इसे खोलकर पढ़ लीजिए। एंटोनियो पत्र पढ़कर बोला, अरे, मेरे सारे जहाज माल सहित वापस आ चुके हैं। प्रिय महोदया, आपने मुझे प्राणदंड ही नहीं बल्कि मेरे जीवन यापन का साधन भी लौटा दिया। तुम वहाँ जज बनकर बैठी रही और मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। बेसेनियो हैरान होकर बोला। अब लगभग सवेरा हो चुका था। पोर्सिया बोली, अब आपको घर के अंदर भी चलना चाहिए। अब जो कुछ आपको पूछना है उसके उत्तर हम बाद में देंगे। यह कहकर वह अंदर चली गई। इसी तरह अनेकों शुभ समाचारों ने माहौल को प्रसन्नदायक बना दिया था। सभी के चेहरे पर संतुष्टि थी। इस प्रकार से ये प्ले समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।